नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राम पवार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मध्य प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी और सिस्टम परिवर्तन अभियान के अध्यक्ष आज़ाद सिंह डबास जी। आज़ाद सिंह डबास जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, सिस्टम परिवर्तन अभियान क्या है और उसके द्वारा आप क्या कार्य कर रहे हैं? दरअसल मैंने 2015 में जब मैं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ हुआ, तब मैंने इंडियन फॉरेस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। चूँकि मेरी एंट्री सर्विस में लेट थी, ग्रामीण पृष्ठभूमि होने की वजह से मैं कई बार फेल हुआ, सही गाइडेंस के कारण से, कुछ और भी कारण थे। तो मैं 28 वर्ष में आ पाया, जबकि इसकी एंट्री लेवल जो है वो 21 वर्ष का से शुरू हो जाता है। तो मुझे जो टॉप एपेक्स लेवल था उस पर मैं पहुंच भी नहीं सकता था, वो लेट एंट्री के कारण से। तो मैंने सोचा कि अगर बड़ा योगदान एक विभाग में, जो मेरा अनुभव था तब 30 साल का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, उसके आधार पे मैंने ये सोचा कि अगर मुझे अध्यक्ष इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन का पद मिलता है तो मैं उस पर अपनी बात ज़्यादा सक्षमता से शासन के समक्ष, मुख्यमंत्री के समक्ष, मुख्य सचिव के समक्ष रख पाऊँगा। इसी मंशा के कारण से मैंने वो चुनाव लड़ा था। लेकिन पहली बार जब मैंने चुनाव लड़ा तो पहला चुनाव हुआ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन की हिस्ट्री में। चूँकि मैं चुनाव में कंटेस्ट था इसलिए चुनाव हुआ और मुझे 7 वोट कम मिले और मैं अध्यक्ष नहीं बन पाया। उसका कम मिलने का कारण भी बड़ा अजीब सा था। बड़े जो जूनियर अधिकारी थे, मैदानी अधिकारी थे, जो अपराइट अधिकारी थे, वो सब मेरे पक्ष में थे। लेकिन जो वरिष्ठ लेवल था, ख़ास तौर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक होते थे उसमें लगभग 10 खौफ को छोड़ के, वो सभी लाइन से लग के आए, लाइन में खड़े हुए और मेरे खिलाफ वोट किया, जिसके कारण से मात्र एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक को छोड़ के, वो थे श्री जवाद हसन, जो मेरे कंजर्वेटर भी रहे हैं। जो मुझे, अगर विभाग में कोई मुझसे सबसे ज़्यादा जानता है तो वो जवाद हसन साहब हैं, क्योंकि मैंने उनके पास 2 बार काम किया है एज कंजर्वेटर। भोपाल थे, मैं DFO सीहोर था, और उसके बाद मेरा रिटायरमेंट भी होने के कार्यकाल में हुआ जब वो MD थे लघु वनोपज संघ के और मैं AMD था। तो ये जो मामला बना, वो वहाँ वो पद नहीं मिला। आज मैं समझता हूँ कि वो अच्छा हुआ। तो मैंने फिर एक एसोसिएशन बनाया, वो था सिस्टम परिवर्तन अधिकारी कर्मचारी संगठन। ये 2016 में जब मैं एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर के पद पर कार्यरत था लघु वनोपज संघ में, तब मैंने इसको रजिस्टर कराया था फॉर्मेंट सोसाइटी में, जो इस तरह की संस्थाएं रजिस्टर होती हैं। और अधिकारी कर्मचारी मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि दूसरा बैनर सेवा में रहते हुए कंडक्ट रूल्स अलाउ नहीं करते थे। जिस तरह से अजाक्स और अपाक्स जैसे संगठन सेवा में रहते हुए अधिकारी कर्मचारियों के बने हुए हैं, तो इसलिए अधिकारी कर्मचारी वाला बैनर मैंने चुनाव किया। और उस पे उसका मुख्य उद्देश्य 2 थे। एक, जो सर्विसेज में जो लार्ज स्केल करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, और एक जो पीड़ित कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके पक्ष में आवाज़ उठाना। 2 उसके बड़े उद्देश्य थे। क्योंकि मैं स्वयं मैं समझता हूँ कि जितनी प्रताड़ना मेरी हुई है, जितना मैं पीड़ित रहा हूँ, मेरी अब बुक आ रही है, अब शायद 6 महीने से ज़्यादा उसमें वक्त नहीं लगेगा, काफ़ी अरसा हो गया उस पर काम करते हुए, लेकिन व्यस्तताओं के रहते अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। अब आने वाले, मैं समझता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 21 मार्च जो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे होता है उस पर मेरी ऑटोबायोग्राफी आएगी, जिसमें विस्तार से बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी सर्विस के लोग भी, इवन मेरे बैचमेट्स भी मुझे सिर्फ पहचानते हैं, जानते नहीं हैं। इस ऑटोबायोग्राफी लिखने का एक मकसद वो भी रहेगा कि लोग जो भी मैंने अपनी सर्विस में किया है उसको ठीक से जानें, समझें, मैंने ठीक किया है, गलत किया है, वो लेखा जोखा विस्तार से
उसमें होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे कई लोग किताब लिख देते हैं फिर उसको बिकवाने के लिए घूमते रहते हैं, मेरा मकसद वो नहीं है। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि लोग कम जानते हैं, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि जनरली आईएफएस और आईएएस और आईपीएस के कैडर में आईएएस और आईपीएस को तो कई सारे लोग जानते हैं, लेकिन आईएफएस बहुत कम लोग होते हैं जिनको जानते हैं। लेकिन आप चूँकि बहुत बेबाक रहे हैं, सिस्टम से लड़ने वाले रहे हैं, तो कई बार अखबारों की सुर्खियाँ भी बने रहे, विपक्ष में भी खड़े रहे हैं आप जाके। वो कुछ घटनाक्रम ऐसा रहा कि वो सब हो गया। एक समस्या सर्विस में ख़त्म नहीं होती थी तो दूसरी शुरू हो जाती थी, दूसरी ख़त्म नहीं होती थी दो और हो जाती थी, वो सेटल होती थी तो और शुरू हो जाती थी। मेरा एक भी सर्विस का कालखंड ऐसा नहीं रहा, शायद आखिर में 2-1 साल छोड़ के। और आखिर में क्या हुआ, आखिर में तो और 2 जांचें लग गई कि मेरी पेंशन भी एजी से मेरी पेंशन 2.5 साल बाद, रिटायरमेंट के 2.5 साल बाद स्वीकृत हुई है। अब पेंशन तो मुझे जिस दिन से रिटायर हुआ फुल मिली है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि मेरी पेंशन को रोका जा सके। लेकिन एजी से सेंक्शन नहीं हो पाई क्योंकि 2 जांच लंबित थी जब मैं रिटायर हुआ। जांच क्या थी, मैंने जो वनों का विनाश हुआ है उसके संबंध में मैंने आवाज़ उठाई थी। और मैंने 2007-8 में जब मैं चीफ कंजर्वेटर था या मुख्यालय में पदस्थ था, तो मैंने एक चिट्ठी लिखा था आईएफएस एसोसिएशन को कि कुछ आंकड़े दिए थे मैंने, उसमें एक आंकड़ा, 2-4 आंकड़े शेयर करना चाहूँगा। एक आंकड़ा था कि 1967-68 में जो प्रोडक्शन था, टिम्बर का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में, वो 60 लाख घन मीटर होता था। और जब मैंने वो डॉक्यूमेंट बनाया, 6 पेज का डॉक्यूमेंट था, 21 बिंदु का, एसोसिएशन के अध्यक्ष को लिखा था, उस समय वो 2007-8 था। तो 40 वर्ष के दरमियान में हमारा टिम्बर प्रोडक्शन गिर के 60 लाख से 3 लाख हो गया था। और जब मैंने अपने काउंटर पार्ट, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा हिस्सा अलग हो गया था, जब मैंने वहाँ बात की तो कहने लगे कि यहाँ भी 3 लाख है। तो 60 लाख से हम 6 लाख पे आ गए। ये 400 आईएफएस अधिकारियों की फ़ौज का कंट्रीब्यूशन है। 60 लाख घन मीटर टिम्बर को हम 6 लाख पे ले आए। ये 2007-8 की बात है। आज तो 2 लाख भी नहीं रहा। 7-8 के बाद आज हम डाउन दी लाइन 17 वर्ष की और बात करें तो आज तो हम 2 लाख भी नहीं, घन मीटर भी नहीं रहा। ये जंगलों की हालत एक पिक्चर में आपको दे रहा हूँ। दूसरा आंकड़ा मैंने उस समय दिया था 2007-8 में अपने पत्र में कि भाई 87-88 में 4 लाख नॉशनल टन बेम्बू पैदा होता था मध्य प्रदेश में। नॉशनल टन एक इकाई है बेम्बू को मेज़र करने की। 2400 रनिंग मीटर हम बिछाते हैं, 6-6 मीटर के, 5 के, जो भी एक लंबाई, 2400 रनिंग मीटर जब हो जाएंगे तो वो 1 नॉशनल टन कहलाएगा। तो 4 लाख नॉशनल टन बेम्बू होता था राम भाई। और जब मैंने पत्र लिखा 7-8 में तो हम 1 लाख नॉशनल टन पे आ गए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी, आज मध्य प्रदेश में मात्र 30-35 हज़ार नॉशनल टन बेम्बू। अच्छा, बेम्बू इसके साथ साथ कार्बन क्रेडिट को भी कम करता है, तो इसलिए तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है जो मेरे। हर प्रजाति महत्वपूर्ण है, ऐसी कोई प्रजाति नहीं है जो महत्वपूर्ण ना हो। कम और ज़्यादा का हो सकता है। प्रकृति में, कुदरत में जो भी बनाया है, हर प्रजाति का अपना महत्व है। एक से एक कितनी एनटीएफपी आपकी, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लघु वनोपज बोलते हैं जिसको, कहाँ है आज। तेंदुपत्ता को ही अगर हम लें, 45 लाख स्टैंडर्ड बैग तेंदुपत्ता का उत्पादन होता था जब मैं ये चिट्ठी लिख रहा था। आज 16 लाख है। और तेंदुपत्ता क्या है? तेंदुपत्ता सिर्फ एक ऐसा वनोपज है, लघु वनोपज है, जिसका कोई ठीक उपयोग नहीं, सिर्फ बीड़ी बनाने में काम आता है। और बीड़ी सिर्फ कैंसर देती है, शरीर को जलाती है। कैंसर हो भी जाता है और नहीं भी होता है तो शरीर को तो जलाती ही है। एकमात्र लघु वनोपज जिसका कोई दूसरा उपयोग नहीं, कोई सही उपयोग नहीं। और ये लघु वनोपज संघ हमारा, जिसका मैं एएमडी रिटायर हुआ, 6 एएमडी होते थे जब मैं था, जब 60 एडिशनल पीसीसीएफ होते थे। इतनी बड़ी फौज थी। 6 तो हम फेडरेशन में थे, लेकिन हम क्या कर रहे थे? हम किसी भी तेंदुपत्ता को छोड़ के किसी भी लघु वनोपज पर कोई काम नहीं कर रहे थे। कि अभी भी वर्तमान में सरकार ने बोनस भी ज़्यादा बढ़ाया है। बोनस, ये बोनस का ही भ्रम है।
ये बोनस का ही भ्रम वन अधिकारियों ने, जो प्रबंध संचालक है सक्सेसिव बनते रहे, वही भ्रम बनाया है। क्योंकि तेंदुपत्ता को हमने शुरू से ही 1984 में ये संघ बना था, हमने हमेशा से इसको मोनोपोली ट्रेड बना के रखा, और मोनोपोली ट्रेड बना के रखा तो इस कारण से उसके जो पैसा आता रहा, आज क्वांटिटी का पैसा नहीं है, आज कीमत का है। आज उसकी कीमत, एक स्टैंडर्ड बैग की कीमत इतनी हो गई है कि आज भी 500-600 करोड़ का व्यापार लघु वनोपज संघ कर रहा है। क्योंकि आप बता रहे हैं कि उससे बीड़ी वगैरह, इसमें जर्दा वगैरह बनाने में, तो उसकी तो काफ़ी डिमांड भी मतलब बड़ी मार्केट में करे है। लेकिन वो दे क्या रहा है तेंदुपत्ता? वो मैंने बोला, आपसे अनुरोध किया, कैंसर 500-600 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ आज तक क्रॉस नहीं कर पाया। टोटल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपने वो भी बांट दिया, जो मजदूरी बांट दी, कलेक्शन बांट दिया, आपने बोनस बांट दिया, ये जूता चप्पल बांटने का एक नाटक शुरू हुआ है 4-6 साल से गरीबों को। आज भी हम जूता चप्पल बांट रहे हैं। हमने इतना सक्षम बनाया अपने संग्राहकों को कि आज भी वो जूता चप्पल और वाटर बॉटल के मोहताज हैं। और आपको बता दूं, ये लघु वनोपज संघ, अभी हम इस मुद्दे को टेकअप कर रहा हूँ, ये लघु वनोपज संघ तेंदुपत्ता का अवैध संग्रहण कर रहा है। जब ट्राइबल राइट्स एक्ट आया 2006 में, तो उसके तहत सारा का सारा लघु वनोपज का मालिकाना हक किसको मिला? ग्राम सभा को। मैं सीईओ जिला पंचायत भी रहा हूँ, मैं पंचायती राज व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझता हूँ, मैंने काम किया है। वो आप तो कर ही नहीं सकते। ये जो लघु वनोपज संघ कर रहा है, ये अवैध रूप से कर रहा है। मैं कहता हूँ जब इसको चैलेंज किया जाएगा, अभी मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ, तो इनको लेने के देने पड़ेंगे, इनको विभाग को जवाब नहीं तेज बनेगा। आपको और ध्यान दिला दूँ, जब मैंने कहा मैं सीईओ जिला पंचायत रहा हूँ, 1996 से पैसा एक्ट बना हुआ है, नाम सुना होगा आपने, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। आपको जान के ताजुब होगा, बड़े बड़े क्लेम करते हैं आदिवासी नेता, आदिवासी अधिकारी, फलाना धिकड़ा, ये क्लेम करते हैं, बातें करते हैं। 24 साल तक उसके नियम नहीं बने, पैसा एक्ट के नियम नहीं बनाए सरकार ने। जबकि आदिवासियों की एक ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होती है, बड़े बड़े तुर्रम इनके बैठते हैं, नेता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और वो क्लेम करते हैं हम आदिवासियों के बहुत बड़े हामी है, तहसील, हम तो सब कुछ जानते हैं। ये नियम नहीं बनवा पाए 25 साल तक। अब बना है 22-23 में जाके नियम बने हैं। कोई भी एक्ट तभी क्रियान्वयन हो सकता है जो उसके नियम बन जाए, नियम ही नहीं बने। गवर्नर्स का ये काम है, गवर्नर की अध्यक्षता में बनता है वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में, बड़ा पद है, महामहिम बोलते हैं। लेकिन क्या किया मध्य प्रदेश के गवर्नर्स ने? क्या उन्होंने इतना भी नहीं समझा कि हम जो मैं देख रहा हूँ उसके तहत नियम तो कम से कम बन जाए? उन एडवाइजरी कमेटी में होता क्या रहा, किस चीज़ की चर्चा होती रही? मुझे तो ये ताजुब होता है। आज ये लागू होने के बाद 3 साल से तो आप कर ही नहीं सकते, पूर्णतः अवैध है। ट्राइबल राइट्स एक्ट, वन अधिकार अधिनियम के बाद से, 2006 के बाद से अवैध धंधा कर रहे हैं ये। और ये एक्ट, पैसा एक्ट के नियम बनने के बाद तो टोटल अवैध है। अच्छा, पैसा एक्ट क्या बोलता है कि कहाँ किसको संग्रहण करना चाहिए? पैसा एक्ट ये बोलता है कि जिस ग्राम सभा में के क्षेत्र में जो लघु वनोपज है वो मालिक है ग्राम सभा। ग्राम सभा जैसा चाहे उसका कलेक्शन कराए, जिस तरीके से चाहे कलेक्शन कराए, जहाँ चाहे स्टोर करे, जहाँ चाहे प्रोसेस करे, जहाँ चाहे बेचे। ये है, सारे अधिकार लघु वनोपज के ग्राम सभा के पास है। वर्तमान में क्या खरीदी की प्रोसेस चल रही है? खरीदी की प्रोसेस ये चल रही है कि फर्जी एक वो बनाते हैं ये लोग। हमारे जो डीएफओ, जो एक्स ऑफिशियो वो होते हैं, मैनेजिंग एक्स ऑफिशियो एमडी होते हैं जिला यूनियन के। ये 3 फेज पे है। प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति जो नीचे है, उसके बाद आती है जिला यूनियन, सेकंड स्टेज जो डीएफओ लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसको जिला यूनियन बोलते हैं। और थर्ड है एपेक्स लेवल, जो मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ
ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसमें एमडी बैठते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है, कई बार पॉलिटिकल होता है, जो पॉलिटिकल नहीं होता है तो प्रशासक बैठते हैं। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजकल ज़्यादातर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं वन विभाग में, बड़ा विभाग है, वो प्रशासक होते हैं। ये सब अवैध कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ये चिट्ठी वहाँ डीएफओ मैनेज करते हैं कि हाँ साहब आप ही कर दें, हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ मैंने सुना है। मैं अभी इसको फील्ड में वेरीफाई करूंगा कि किससे क्या लेन देन कर रहे हैं। 10-20 समितियों में भी कलेक्शन नहीं हो रहा है। यूनिट्स जो करीब आई थिंक 1000 से ज़्यादा यूनिट इकाइयाँ हैं, उनमें से 10-20 में भी नहीं हो रहा वो अपना संग्रहण। सब यही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे धंधा मिलता है, पैसा आता है। उस पैसे का, और सुन लीजिए, उस पैसे का कुछ बोनस बांटते हैं, जिससे वाहवाही कराते हैं, हमने बोनस दिया। एहसान नहीं है संग्राहकों के साथ। और कुछ पैसा 10-20% जो है अधो संरचना के नाम से रख लेते हैं, और उसमें बंदरबाट होती पैसे की। करोड़ों रुपए दिया जाता है जहां नहीं दिया जाना चाहिए। वो अधो संरचना विकास का पैसा अगर आपको देना भी है तो वहाँ देना चाहिए जिस समिति से लघु वनोपज का संग्रहण हुआ है, मतलब तेंदुपत्ता का ही हो रहा है आजकल। अगर वहाँ नहीं हुआ है तो वहाँ नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये दे रहे हैं। जहाँ का पॉलिटिशियन इन्फ्लुएंस है, जैसे चीफ मिनिस्टर का तो मुझे ऐसा ध्यान नहीं आया है, मिनिस्टर्स, फॉरेस्ट मिनिस्टर्स जो कई बार इसके होते हैं। अभी उमंग सिंगार अभी थे कांग्रेस के शासनकाल में, हाँ वन मंत्री रहे। अपनी समिति में जो इनकी विधानसभा में है 13 करोड़ के अधो संरचना के काम सैंक्शन करा लिए। आई रेज दी वॉइस अगेंस्ट हिम। मैंने कहा ये गलत है। मुझे मालूम था ये विभाग नहीं करेगा कुछ भी। मैंने कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा, मैंने कोऑपरेटिव के कमिश्नर को लिखा, आयुक्त को, जो रजिस्ट्रार भी होते हैं कोऑपरेटिव के, वो भी होते हैं, उनको लिखा, कोऑपरेटिव मिनिस्टर को लिखा, और मैंने ये इंश्योर किया कि ये निरस्त, और वो निरस्त हुए। वन मंत्री के 13 करोड़ के अधो संरचना विकास के जो लघु वनोपज संघ का पैसा मैंने निरस्त कराया उनका। जब उमंग सिंगार खुद मंत्री था। उमंग सिंगार को मैं तब से जानता हूँ जब ये एमएलए भी नहीं था, और मैं जमुना देवी जी से मिलने जाता था। मुझे मालूम है कैसे, किस तरह के मंत्री हैं और कैसे नेता हैं, मैं इनको सब जानता हूँ। आप चूँकि वन विभाग से जुड़ रहे हैं, वर्तमान में क्या स्थिति है वन की मध्य प्रदेश में? मैं आपसे अभी आंकड़ा शेयर कर रहा था, कुछ तो आपको उससे अंदाज़ा लग गया हम कहाँ खड़े हैं। टिम्बर में कहाँ खड़े हैं, बैम्बू में कहाँ खड़े हैं, लघु वनोपज में कहाँ खड़े हैं। बात बच गई, शायद एक बड़ी बात बचा, एक वन्य प्राणी की बच गई है। जस्ट इसके आगे आने वाला था, बाघों को लेकर भी काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हम टाइगर स्टेट की बात कर रहे हैं, और देखो बाघों की मौत का भी थोड़े दिन पहले आंकड़ा आया था, 40 से 44 के करीबन, अखबारों में भी छपा था। देखिए हमारा विभाग अपनी पीठ थपथपा रहा है पिछले 6-8 साल से, और कह रहा हम टाइगर स्टेट हैं। मैं सहमत नहीं। टाइगर की एक जो टेरिटरी है वो 20-25 स्क्वायर किलोमीटर मानी जाती है। हमारा जंगल 1 लाख वर्ग किलोमीटर, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, 95,000 समथिंग, 1 लाख समझ लीजिए मोटा मोटा, 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का प्रदेश है। हमारा जोग्राफिकल एरिया है मध्य प्रदेश का, आज छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद, और 1 लाख के आसपास वन क्षेत्र है। अगर हम 20 स्क्वायर किलोमीटर मान लें एक टाइगर की टेरिटरी, और 1 लाख हमारा स्क्वायर किलोमीटर जंगल है, तो कितने होने चाहिए? मैं मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छा नहीं है, बट आई थिंक 5,000 हैं। कितने? 785 इनके आंकड़े हैं। मैं मान लेता हूँ इनके आंकड़े, जबकि बहुत सारे डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। कहीं खुजा दिया, कहीं वो देख लिया, कहीं उनका वो देख लिया, कहीं ये देख लिया, वो करके इंटरपोलेट एक्सट्रापोलेट करके एक आंकड़ा बनाया जाए। मान लीजिए 785 में होने कितने चाहिए? 5,000। मैं कहता हूँ 25 की मत मानिए आप टेरिटरी, आप 50 की मान लीजिए, तो भी 2,000 तो होने चाहिए। 2,500 के समथिंग हैं कितने आपके पास? 785। तो कहाँ हैं आप? बहुत पीछे हैं। अच्छा, उसमें भी मतलब वन क्षेत्र इतना छोटा पड़ता जा रहा है। हमारे शिवराज जी ने जब एज सीएम थे तब उन्होंने अमेरिका में बोला था हम हैंडशेक करते सड़कों पे खड़े होके। शिवराज जी को तो कोई लेना देना ही नहीं था। जंगलों का जितना विनाश शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुआ है, 17 साल उन्होंने रूल किया है। बाकी प्रदेश का तो सत्यानाश किया ही है। जंगलों का तो
सर्वनाश हुआ है। उनको कोई लेना देना ही नहीं था, सिर्फ पट्टे बांटने से मतलब था उनको। आप उनकी विधानसभा है बुधनी, रही है अभी तक। आप वहाँ के आप जंगलों की हालत जाके देखिए। मैं एक ही जगह, राम भाई, मैं सिर्फ एक ही जगह 3 साल DFO रहा हूँ, एक ही जगह। बाकी का 3 दिन, 3 सप्ताह, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 10-12 साल तो मैंने मुख्यालय में बिताए हैं। और 10-12 साल ऐसे पदों पर बिताए हैं जिस पर कोई जाना नहीं चाहता। तो सबसे लंबा समय आपने बुधनी में दिया। हाँ, एक मौका मिला, वो भी मैं जानता हूँ कैसे मिला। हर चीज़ का कुछ और बातें करेंगे, उसको ले किताब में आएगा कैसे मैं 3 साल बना रहा। उसकी भी मैं इनसाइड स्टोरी, श्योर फाइल्स आएगी। हर जगह की पोस्टिंग की एक फाइल्स आएगी। जैसे बंगाल स्टोरी आ रही है तो कश्मीर फाइल्स आ रही है। मैं छोटा सा जो भी, मैं 54 दिन चीफ कंजर्वेटर रहा ग्वालियर में, उसकी एक फाइल्स आएगी। ग्वालियर में मैंने क्या किया 54 दिन। वो एक पूरा कमरा भरा हुआ है रिकॉर्ड का। 54 दिन था चीफ कंजर्वेटर। क्या हो रहा था वहाँ? रेत की अवैध खनन, पत्थर की अवैध खनन कौन करा रहा था? हमारे DFO। मैंने बोला, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला, 21 मार्च को कमिश्नर, IG, DIG, कलेक्टर, CMO, हु हमारे DFO सब थे। मैंने स्टेज से बोला कि हमारे वहाँ 5 डिवीज़न आते थे वहाँ। मैंने कहा 2 DFO हमारे ऐसे हैं कि एक पत्थर का अवैध खनन का मामला है और एक में रेत का है। उनकी भूमिका ठीक नहीं है, वो सचेत, वो ठीक हो जाए। उस मामले को इतना बढ़ा चढ़ाया गया, इतनी इल पब्लिसिटी कराई गई, इतना। वो मेरा संघर्ष है 54 दिन का, जो मैं शायद सोया नहीं 54 दिन। वो भी इतिहास है। जंगल में गोली चली थी, जंगल में 142 या कितनी मैंने गोलियां चलवाई थी, तो उनमें से 43 कारतूस तो चले ही नहीं। वो बांधे फिर रहे थे, को पोटली में, को उसमें स्टाफ हमारा। जनरली लोगों में चर्चा होती कि अवैध उत्खनन को प्रशासन चाहे तो बहुत सख्ती के साथ रोक सकता है। आपने वो कर दिखाया। मैंने किया। काफी आप बोल रहे, काफी रात को राम भाई 2 बजे उस इलाके में गया जहाँ दादागिरी थी, डांडा खिड़क, मुझे याद है, वहाँ हमारी वन चौकी थी। जब मैं गया तो मैंने उसकी बाउंड्री देखी रात को 2 बजे। मैंने कहा ये बाउंड्री, ये गेट यहाँ के बजाय यहाँ कैसे है? बोला सर वो पत्थर के अवैध खनन वाले आए थे, यहाँ से अटैक हुआ हमारी चौकी पर, हमने यहाँ से हटा के यहाँ गेट कर। मैंने कल को वहाँ अटैक कर देंगे तो कहाँ ले जाओगे? मैंने सबको वहाँ पालन कराया। जैसे भी उल्टी सीधी बंदूक संदूक जो सब हमले को लेके गया था। कोई DFO नहीं था। DFO कुछ करते ही नहीं थे, मिले हुए थे। तो मैंने कहा एक हवाई फायर करो, एक इकबाल कायम होना चाहिए प्रशासन का। 150 के आसपास फायर हुए, 42 चले ही नहीं। कुछ बंदूकें नहीं चली, कुछ कारतूस नहीं चले। ये तो हालत है वन विभाग की, अमले की और उसकी। सड़ रहे हैं वो अभी भी। बहुत सारे हथियार जो हैं वो थानों में बंद पड़े हैं, जंग खा रहे हैं, चौकी बनाए हुए हैं, कागजी चौकी हैं, कोई चौकी काम ही नहीं कर रही। इसलिए कई बार हम देखते कई जगह से खबरें आती कि वन विभाग के कर्मचारियों को पीटा गया, मारा गया। इसलिए पिटेंगे कि वन अधिकारियों में दम ही नहीं है। मैं हॉफ को हाफ बोलता हूँ। हेड ऑफ फोर्स हाफ हो गए, मेरी नज़र में हाफ है। ये कुछ लोगों को डेरोगेटरी लग सकता है, बट दिस इज फैक्ट। अनलेस एंड अनटिल यू बिहेव लाइक एन हाफ, यू विल रिमेन हाफ इन एज सो फार एज आजाद सिंह डबाज इज कंसर्न। आप मूंछ पनाए बैठे रहिए। अरे वो बाहर भी दिखाइए उन मूंछों को। यू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो जब हॉफ डरा हुआ बैठा है और मुझे यहाँ ना हटा दे, वहाँ क्या चाहिए आपको? एपेक्स स्केल का होता है हमारा हॉफ, मतलब चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट। ये भी थोड़ा सा मैं शेयर कर लूँ आपसे, अगर आप अलाउ करें। हाँ, तो IAS में क्या किया है, क्योंकि IAS तो माई बाप है। ये तो खुदा के दूसरे उससे आए हैं, सितारों से आए हैं। मैंने उल्लेख किया अभी अपनी चिट्ठी में, जो मुख्यमंत्री को लिखी है अनुराग जैन की एक्सटेंशन ना देने के लिए, उल्लेख किया है मैंने। और क्यों उल्लेख किया है? एज IFS, एक्स IFS, फॉर्मर IFS ऑफिसर में क्यों लिखा है मैंने, ये भी उल्लेख किया है। मैंने देखा है चीफ सेक्रेटरीज को, क्योंकि मैंने भुगता है।
जो आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो इसलिए कर पा रहा हूँ। आपने अपने इंटरव्यू में बोला मुझे लोग जानते हैं, हो सकता है कुछ लोग जानते हो, मैं तो नहीं जानता कि कितने जानते हैं कितने नहीं। आपकी बेबाक छवि रही है, कई मुद्दों पे आपने बोला है, तो कई मुद्दों को सरकार तक पहुंचाया। और मैं 2 बार निलंबित हुआ हूँ भाई। रिटायरमेंट के बाद भी आप सक्रिय हैं। मैं 2 बार सक्रिय, मैं आज भी 14 से 16 घंटे काम करता हूँ। आज आपके स्टूडियो में मैंने 3 दिन पहले अपनी बात हुई थी, अगर आप ध्यान करें। परसों का पहले तय हुआ था, फिर कल का तय हुआ, आज का पहले 2 बजे तय हुआ, फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं 2 नहीं आ पाऊँगा, 4 हो सकता है। आपने कहा 4 आ जाइए, तो मैं 5 आ पाया। क्यों हमला पिट रहा है? क्योंकि हम उसको संरक्षण नहीं दे रहे। हम तो खुद ही, वो जो मैं कहने चला था, तो वो सब एपेक्स स्केल के वहाँ 17-18 पद हैं। चीफ सेक्रेटरी भी उसी में, ACS भी उसी में, सब एपेक्स स्केल है, टॉप स्केल। IPS में DGP एक एपेक्स स्केल है। बाकी जितने DG हैं, कोई DG होमगार्ड, कोई DG जेल, कोई DG DG सो, वो सब उसके थोड़ा सा नीचे। हमारे यहाँ एक हॉफ जो है, PCCF एंड ऑफ, वो एपेक्स स्केल का पद है। बाकी 10-12 हमारे यहाँ PCCF कैंपा, PCCF प्रोटेक्शन, PCCF ये, PCCF वो, ऐसा है, थोड़ा सा कम है। एक अलग से पद बना दिया है IAS ने अपनी सुपरमेसी बनाने के लिए, और कोई कारण नहीं है इसका। वो अलग दिखना चाहते हैं, लेकिन अलग काम भी तो करें। यही सवाल मैंने उठाया है जब मैंने मुख्यमंत्री जी को अभी 6-8 दिन, आज कौन सी तारीख होगी, 1 तारीख, आई थिंक आई रोट ऑन 25 अगस्त को मैंने लिखा था कि इनको एक्सटेंशन ना दें। तो हमारा जो कर्मचारी नीचे जो महसूस कर रहा है, लटेरी में, आपको ध्यान होगा, बड़े जागरूक पत्रकार हैं, ये बात है मुझे लगता है 3-4 साल पहले की, एक लटेरी कांड हुआ था, कभी चर्चा में रहा था। तो यही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और विजय शाह मंत्री थे, दूसरी बार मंत्री बने थे। क्या हुआ, आप वो वीडियो देखें तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इतनी बड़ी बड़ी सिल्लियाँ लेके, 4-4, 6-6 सिल्ली लेके गैंग का गैंग चल रहा था कटाई के लिए। संभवतः ज़्यादातर आदिवासी ही रहे होंगे, क्योंकि सबसे पिछड़ा समाज यही है। इसलिए पिछड़ा कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमने आदिवासी समाज का सिर्फ शोषण किया है। बातें हम कितनी कर लें। तो आज भी वो, उसको कोई रोज़गार नहीं है तो वो यही करेगा। जंगल में रहता है तो वो पेड़ ही काटेगा, उनका कसूर नहीं है। लेकिन आजकल दादागिरी भी हो रही है, दूसरा काम ना करके मनरेगा में, इधर में, उधर में, लेकिन उनको बड़ी कमाई की लत लग गई है। आप अवैध लकड़ी का काम करते हैं, आप 2,000-5,000 रुपये रोज़ डाल रहे हैं। मनरेगा में आपको 200 रुपये मिलेंगे, वो भी सरपंच आपको 10 बार दौड़ाएगा खाते में, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। मनरेगा की हालत ऐसी हो रही है। क्या हुआ उसमें, वहाँ गोली चल गई और एक आदिवासी मारा गया, अगर आपको याद हो। कमीशन बैठा हुआ है अभी, वो तो 3 महीने के लिए शायद बैठा, तो आज भी बैठा हुआ है। ये तो कमिश्नरों की हाल है। तो उसमें क्या हुआ था उसके बाद, शिवराज सिंह, क्योंकि आदिवासी वोट का खेल है, तो मंत्री को दौड़ाया गया। वन मंत्री गए थे, ये विजय शाह गए थे वहाँ, जिनका मर गया। दुख की बात है, किसी का भी मानव जीवन बहुत कीमती है, किसी का भी है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सबका एक समान है। लेकिन क्या किया, वहाँ जाके बैठे और शायद 25 लाख रुपए उसके लिए दे दिए, एक चोर के लिए, क्योंकि वोट चाहिए आदिवासियों का। अरे भाई, आप जांच तो हो जाने दीजिए, आपने कमीशन बिठा रखा है, आप जांच तो कर लीजिए, जांच की फाइंडिंग आ जाने दीजिए। और आप पाते हैं कि वाकई में निर्दोष था तो 50 लाख दे दीजिए ना 25 की जगह। लेकिन क्यों कर रहे हैं आप ये वोट? हमें आदिवासी का हितैषी दिखना है, ये हमें होड़ लगी है। कांग्रेसी अलग होड़ में रहते हैं, बीजेपी अलग होड़ में रहती है। बीजेपी ज़्यादा होड़ इसलिए है कि पहले आदिवासी क्षेत्र के लोग जो है, इंदिरा गांधी कब उनका वो हो गया था, दुखद अंत हो गया था 84 में। हमारे आदिवासी 90-95 तक इंदिरा अम्मा के नाम से वोट देते रहे कांग्रेस पार्टी को। इतनी अज्ञानता है, क्योंकि हमने उनको सक्षम बनाया ही नहीं। साक्षरता हम लेके ही नहीं गए। साक्षरता का जो मजाक आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, शिवराज सिंह चौहान से मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या किया 17 साल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का? क्या किया? शिक्षा का बाजा बजा दिया। और जो IAS अधिकारी अपने आप को बहुत तुर्रम मानते हैं, वही 6-6, 8-8 IAS अधिकारी शिक्षा विभाग में काम करते हैं। आज से नहीं, जब से प्रदेश बना है। स्वास्थ्य में भी यही काम करते हैं,
10 होंगे आज भी। आप स्वास्थ्य सेवाओं का हाल देख लीजिए प्रदेश में, प्राथमिक से लेके और कम्युनिटी सेंटर से लेके तो जिला को लेके आप भोपाल तक आ जाइए ना। आप यहीं उठ के चले जाइए इसी हॉस्पिटल में, ये 1250 में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपका कैपिटल का। तो गरीबों की सिर्फ बात करने से नहीं होता। इंदिरा गांधी भी नारे लगाती थी गरीबी हटाओ। कब लगाया था? 1971 में। हटी क्या गरीबी? गरीबी 50% आपका देश और प्रदेश गरीबी में सड़ रहा है आज भी। हाँ, कुछ लोगों को अमीरी आई है। तो मैं कह रहा था लटेरी की आज तक जांच आयोग की फंडिंग नहीं आई। एक गरीब डिप्टी या वनपाल जेल कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्यों नहीं उसको वो सुरक्षा है जो पुलिस को है? आज तक आपका वन विभाग दिलवा पाया वो सुरक्षा वन कर्मियों के लिए? अपना स्केल, अपनी प्रमोशन के लिए ये आईएफएस, तथाकथित आईएफएस अधिकारी 24 घंटे लगे रहते हैं कि मुझे यहाँ भी मिल जाए, मुझे पोस्टिंग भी कैंपा की मिल जाए, अच्छा खाऊं जहाँ सबसे ज़्यादा खाने को मिलता है। आज ही अपने अखबार में पढ़ा, मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए आईएएस अधिकारियों में अभी से रेट रेस लग गई है बनने के लिए। क्यों? माल आएगा वहाँ। तो ये जो आप जो देख रहे हैं राम भाई, जो हमारे यहाँ जो अव्यवस्था फैली है। अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि आपने मतलब वन विभाग के जो निचले कर्मचारी थे उनको जाके अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रेरित किया। उसके बाद क्या स्थिति रही आपकी? कितने टाइम आपने वहाँ पे काम किया? निचला स्टाफ की हालत ये है कि मैंने जब मैं मुख्य वन संरक्षक था प्रशासन 2 में जो इसको डील करता है, तो जब मैंने सारी व्यवस्था को समझा तो मैंने एक वन कर्मचारी अदालत लगाने का प्रोग्राम बनाया था। बना के मैं अपने एपीसी साहब को पेश किया ही था कि साहब मैं इस तरह करना चाहता हूँ। तभी ये घटनाक्रम हो गया। ये जो मैंने चिट्ठी लिख दिया, विभाग के बारे में बताया अंदरूनी, जो मैं भी बता रहा था कि प्रोडक्शन की ये हालत वन विभाग की, एसीआर कैसे लिखते हैं, कैसे भाई भतीजावाद है, कैसे जातिवाद है। एसीआर लिखने में जातिवाद और भाई भतीजावाद है। बातें करते आप अपने आप को अधिकारी कहते। समाज में जातिवाद होगा, आप में है। भाई भतीजावाद समाज में होगा, अरे आप में है तो फिर आप में एक पढ़े लिखे सक्षम वरिष्ठ अधिकारी में एक छोटे आदमी में क्या फ़र्क है? मैंने लिखा है सब उसमें। तो वो नाराज़ हो गए, मेरी पोस्टिंग कर दी झाबुआ। तो मैं वो वन कर्मचारी अदालत हर सर्कल में लगाना चाहता था कि वो मौके पर जाके मैं अपने स्तर से मैं रिड्रेसल करूँगा जो छोटे कर्मचारी जो करते हैं। लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया, मुझे झाबुआ जाना पड़ा। उस पद पर जो पद बंद हो चुका था 4 साल से, उस पद का नाम हमारी जो टेलीफोन डायरेक्टरी उसमें बंद हो चुका था। वो दफ्तर को शहडोल शिफ्ट करने की बात हो रही थी। लेकिन जब वो लगा तो पीसीसीएफ को लगा अच्छा ये हमें कानून बता रहा है, हमें बता रहा है कि क्या है। तो उसमें वो जो है उन्होंने मेरा वहाँ झाबुआ में ट्रांसफ़र कर दिया अनुसंधान विस्तार में। 6-8 नर्सरी थी मेरे पास, 3 जिले थे, लेकिन हमने वहाँ पे काम किया। प्रदेश में कई जगहों पर जो आदिवासियों की ज़मीन उनको कन्वर्ट करने का बड़ा खेल खेला जा रहा है। वो कई जिलों में शिकायतें आई। अभी हाल ही में छिंदवाड़ा में भी शायद कांग्रेस नेताओं का ये कहना था कि काफ़ी बड़ी तादाद में आदिवासियों की भूमि को कन्वर्ट किया और ऐसे कई जिले हैं। देखिए ये गेम चल रहा है। जब मैं जिला पंचायत में था 2000 में 1 साल रहा वहाँ भी, 2002-03 में था, एग्जैक्ट 1 साल रहा। किस जिले में? मैं बड़वानी में था। टोटल आदिवासी जिला था, सारी 383 पंचायत, मुझे आज भी संख्या याद, सब आदिवासी। और बात आ गई तो कह दूं कि सरपंच पति हमने बाहर कर दिए थे। सरपंच पति अलाउड नहीं थे जिला पंचायत में आने के। इवन कलेक्टर वाज नॉट अलाउड। मैंने वो जिला पंचायत चलाई थी। आप जिला देखिए, जिला पंचायत मैं चलाऊँगा। तो वहाँ जब मैंने देखा कि क्या खेल हो रहा है, तो हमने मेरा काम नहीं था एज सीओ जिला पंचायत, पर मेरी जानकारी में आई ये चीज़ कि आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासी खरीद रहे हैं। तो मैंने अपने स्टाफ को, जो कमिटेड डेडिकेटेड लोग थे, उनकी ड्यूटी लगाई, एक लिस्ट बनाओ ताकि हम इस पे काम करेंगे कि कैसे हो रहा है। ये कलेक्टर्स ने धंधा बना लिया है। कलेक्टर्स को शासन से पावर है कि आप आदिवासियों की ज़मीन, उनकी कंडीशंस को देखते हुए, नियम है, एक्ट है, आप उनके हितों का संरक्षण करते हुए आप जो है, आप अगर
आवश्यक समझते हैं तो उसका अनुमति दे सकते हैं गैर आदिवासियों को खरीदने के लिए। लेकिन इसका पिछले कम से कम 20 साल से, मैं 2002-3 की मैं बात करूँ, कलेक्टर बहुत भ्रष्ट था बड़वानी में, जब बाढ़ डाक वाला नाम लेता हूँ। तो पिछले 20 साल से आप जांच करा लें, ये जो आदिवासी के हितों में उमंग सिंगार और कपड़े फाड़ रहे हैं विधानसभा में अपने, ये जांच कराएं ना कि आदिवासियों की ज़मीन किसने हड़प रखी है। एक तो इनका दोस्त ही है संजय पाठक। मैं अभी 2 महीने पहले डिंडोरी होके आया, आई वेंट ऑल द वे टू डिंडोरी, जब मेरी जानकारी में आया कि 1100 एकड़ ज़मीन संजय पाठक ने डिंडोरी में खरीद ली है। आज से नहीं, 10 साल से खरीद रहा है। किन के नाम? अपने मजदूरों के नाम। कौन है वो? आदिवासी। ज़मीन किन की है? आदिवासियों की। तो आदिवासी से आदिवासी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ बॉक्साइट की माइनिंग होने जा रही है, माइनिंग विभाग से अनुमति हो चुकी है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस के मामले चल रहे हैं। मैं वो बेगा आदिवासी हैं, प्रिमिटिव ट्राइब, जिसके लिए शिवराज सिंह बड़ी बड़ी डेंगे हाँकते थे। हमने प्रिमिटिव ट्राइब के लिए सहरिया, बेगा और भारिया, ये 3 प्रिमिटिव ट्राइब हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इनकी ज़मीन है, बेगा ट्राइब की ज़मीन है। गए थे दिग्विजय सिंह, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए, हो गया। ऐसे नहीं होता, क्योंकि संजय पाठक के फादर कौन थे? सत्येंद्र पाठक कौन थे? दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री थे। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। अभी ऑलरेडी विवाद चल रहा है, शायद आपको भी नॉलेज में होगा, इलीगल माइनिंग का, जिसपे 450 के समथिंग की पेनल्टी वगैरह भी लगाई है। उस पर भी मैंने 2-3 चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को। ये आपको जान के ताजुब होगा कि वो ज़मीन, वो तो अलग ही हिस्ट्री है उसकी। वो ज़मीन कटनी की, जबलपुर की वो ज़मीनें हैं जो पार्टी के हिसाब से ज़मीनों का मालिकाना हक बदलता रहा। कभी वो वन भूमि हो गई, तो कभी वो राजस्व भूमि हो गई, कभी वो फिर वन भूमि हो गई और फिर राजस्व भूमि हो गई। ऐसा भी आपने नहीं देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट तक का इंटरवेंशन है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का दखल है, उसके बावजूद कलेक्टर, डीएफओ, कंजर्वेटर, कमिश्नर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और संजय पाठक का एक आकलन निकला है, वो तो गलत है। मैंने 440 करोड़ ही लिखा है, मैंने भी, वो गलत है। लेकिन वो 80 करोड़ की जीएसटी है उस पर, 520 करोड़ का मैंने भी लिखा है, जिसको माइनिंग विभाग ने भी माना है। लेकिन उसका अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो मामला 1600-1700 जो लगना चाहिए, 1600-1700 करोड़ का मामला है वो, जो एक्सेस माइनिंग हुई है, और वो भी अधूरी जांच है। और जांच हो जाएगी तो और बड़ा गड्ढा निकलेगा। अच्छा, ये जो आप बोल रहे थे कि मतलब राजस्व से बनी, क्या किस तरह का? क्या पहले सत्येंद्र पाठक, इनके फादर जो थे, वो कांग्रेस में होते थे, तो वन भूमि को राजस्व भूमि बना के खदानें स्वीकृत करा दी। इनकी 3 कंपनियां हैं, एक है निर्मला मिनरल्स, एक है पैसिफिक एक्सपोर्ट, एक है आनंद माइनिंग। निर्मला मिनरल्स शायद संजय पाठक की मदर के नाम से, और दूसरी जो भी उन्होंने बना रखा होगा। तो वो जब कांग्रेस का रेजिम चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, वन भूमि को राजस्व भूमि बना के खदानें चल रही थी, और हमारे वन विभाग के अधिकारी और राजस्व के अधिकारी चलवा रहे थे। चलते चलते काफ़ी अरसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कुछ शिकायतें गई, दूसरे प्रतिद्वंदी जो हैं वो, उनने कुछ मसले उठाए, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनी, और उसके ऊपर से बात ये आई, तो ये तो वन भूमि है। तो वन भूमि घोषणा करनी पड़ी। जब घोषणा कर दी, आपको याद होगा, संजय पाठक 2008 में पहली बार विधायक बने कांग्रेस से। और ये फिर ये मसला आया, उसके बाद आया ये मसला, तो वो रहे वो कांग्रेस में। जब मसला उठा था ये 13 के बाद ज़्यादा उठा, तो वो अपनी दूसरी बार भी विधायक बन गए थे। तो अपनी खदानों को बचाने के लिए, खदानों का, ज़मीनों का स्टेटस चेंज कराने के लिए, आपको ध्यान होगा, रिज़ाइन किया था, याद है? और फिर उपचुनाव हुआ था। आप गजब खेल देखिए, हम सिटिंग विधायक हैं ए पार्टी से, हम रिज़ाइन करते हैं उस पार्टी से, बी पार्टी का टिकट लेते हैं। सुनने में ये आया था 50-60 करोड़ की थी, टिकट में ही खेल हुआ था, और वो बी पार्टी से जीते और विधायक बने और मंत्री भी बने, क्योंकि डील यही हुई थी।
MSME के मंत्री थे, फिर वो स्टेटस फिर चेंज हो गया, फिर वो चलने लगा, अभी फिर कुछ और विवाद चल रहा है। मेरे पास पूरी उसकी फाइल रखी हुई है शुरू से आखिर तक, मुझे पूरा प्रकरण मालूम है। ये खेल हो रहा है बॉक्साइट माइनिंग के लिए डिंडोरी में। आप देखिए, जो उमंग सिंगार बात कर रहे हैं विधानसभा में पट्टे बांटने की, अरे बात करिए उनकी, जो हजारों करोड़ पे काबिज हो रहे हैं, आप बात उनकी करिए। और जो जंगल का विनाश हो रहा है, आप तो आ गए बढ़िया सूटेड बूटेड घूमते हैं, 4 बार विधायक बन गए, 3 या 4 बार जो भी बने हैं, और वो भी बन गए आप लीडर ऑफ अपोजिशन बीइंग आदिवासी। और क्या क्या क्वालिफिकेशन है? आदिवासी, एक आदिवासी कोटे से नेता प्रतिपक्ष बनाना है, एक पिछड़ा वर्ग से बनाना है तो जीतू पटवारी को बना दिया। ट्राइबल से एक अध्यक्ष बनाना, क्योंकि ट्राइबल्स की वोट चाहिए, OBC की वोट चाहिए, पावर में आना है, नहीं आ सकते। कांग्रेस गलतफहमी में है। जिस तरह की ये पॉलिटिक्स के, मैं 2 साल, आपको शायद नहीं मालूम होगा, मैं 2 साल कांग्रेस पार्टी में भी काम किया हूँ। मैं गया था ये देखने, क्योंकि मैं खुद OBC से आता हूँ। जब ये बात आई थी, कमलनाथ जी जब अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने एक बैठक बुलाई थी, हम भी गए थे उसमें। मैं उस पार्टी का हिस्सा नहीं था, मैं तो उस समय मुख्य संयोजक था, पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा बना था उसका। और मैंने कमलनाथ जी को बोला था कि देखिए, अब आप चुनाव में जा रहे हैं, अब आप इस पोजीशन में ना केंद्र में ना स्टेट में कि कोई मनरेगा जैसी गेम चेंजर योजनाएं आप ला सकें, लेकिन ये बरसों से OBC एक उपेक्षित वर्ग है, इसको आप अगर 27% की डिमांड, होना तो चाहिए 54% कम से कम, लेकिन 27 की जो लॉन्ग मंडल कमीशन के समय से जो मांग यहाँ पड़ी हुई है, अधूरी है, आज भी 14% मिल रहा है। अगर आप इस मुद्दे को उठाएं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा वो होगा। और हमने OBC SC ST के लोगों ने मिलकर दशहरा मैदान में बड़ी रैली भी की थी। ये ना माने कांग्रेसी, उस समय कांग्रेसी सरकार बनने में कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों का भी छोटा सा रोल था। ये ना विधानसभा में बिल भी लेके आए थे, बहुत कुछ हुआ था, फिर वो आरक्षण भी हुआ, उस आरक्षण की फिर कहानी है, वो आरक्षण दे दिया गया लेकिन दिल से नहीं दिया, तो आज तक अटका हुआ है। अभी तो शायद मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, वो सब आईवास है। सर्वदलीय बैठक क्या है? सब ने कौन इसका अपोज करेगा सर्वदलीय बैठक में? सब अनावरली। सर्वदलीय है क्या यहाँ? कांग्रेस और BJP, बाकी को वजूद ही नहीं है। बाकी को विधायक हैं क्या किसी पार्टी के? मुझे तो याद नहीं पड़ता। 65-66 शायद कांग्रेस के हैं, बाकी सब उनके हैं। बाकी कुछ निर्दलीय है। निर्दलीय का तो फिर को पार्टी कहाँ हुई? सर्वदलीय तो हुई नहीं, तो 2 ही पार्टी हुई ना। एक आम आदमी पार्टी की गुंजाइश थी इस आशा में, मैंने, हाँ बता दूं, मैंने वो भी ज्वाइन की थी कि केजरीवाल एक वैकल्पिक राजनीति की बात करते थे, सैद्धांतिक राजनीति की बात करते थे, बदलाव की बात करते थे। वो सबसे बड़ा फ्रॉड निकला, सबसे बड़ा फ्रॉड। मैं समझता हूँ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल हिस्ट्री में केजरीवाल जितना करप्ट और घटिया नेता आज तक किसी पूरे देश में पैदा नहीं हुआ। परिणाम तो भी कुछ नहीं भुगता है उसने, वो आज भी बाहर है, अभी बाहर रहेगा। वो तो 6-8 महीने जेल रहा है, आज बाहर है। क्यों बाहर है? केजरीवाल जैसे लोगों की वजह से ही अभी मोदी जी अब भी एक्सटेंडेड सेशन जो 1 वीक के लिए बढ़ाया गया था, आपको ध्यान हो, 130वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आए हैं। वो क्या है वो विधेयक? वो यही है कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कोई हो, अगर वो भ्रष्टाचार के मामले में या किसी और अपराध के मामले में 30 दिन से ज़्यादा जेल जाता, क्यों आया ये केजरीवाल जैसे उनके जेल हो गई। जो आदमी बात करता था वैकल्पिक जेल से बोला मैं सरकार चलाऊंगा। आप कल्पना करिए, ये संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना की होगी कि एक समय ऐसे भ्रष्ट लोग भी आएंगे जो जेल से सरकार चलाने की बात करेंगे? एक मंत्री केजरीवाल का 1.5 साल तक जेल में मंत्री बना रहा, मालिश कराता रहा। तो अभी चूंकि आपने प्रधानमंत्री की बात छेड़ी, तो आपने थोड़ी देर पहले जब हम विदाउट कैमरा चर्चा कर रहे थे तो आपने बोला था कि प्रधानमंत्री एक काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वो अधूरा छूट गया। तो वो क्या काम अच्छा कर रहे हैं? वो काम ये अच्छा कर रहे हैं कि वो जितने भी अपोजिशन के नेता हैं भ्रष्ट, उन सब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये चिल्ला रहे हैं। जितने भी कांग्रेस और कांग्रेस के बाहर, कांग्रेस के ऑफशूट्स हैं, ज़्यादातर पार्टियाँ कांग्रेस से ही निकली हैं। बसपा हो, सपा हो, आप इवन ममता बनर्जी की पार्टी है, क्या नाम है, तृणमूल कांग्रेस हो, यू नेम एनी पार्टी, ज़्यादातर पार्टियां कांग्रेस से ही निकली हैं।
वो उन सब के खिलाफ काम हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सब में भ्रष्टाचार किया है। समाजवादी पार्टी में आज से थोड़ी, मुलायम सिंह के समय से केस चल रहा है आय से ज़्यादा संपत्ति का। वो कभी चलता है, कभी रुकता है, कभी दबता है, कभी उठता है, कभी उसके बदले में सपोर्ट लिया जाता है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट तक बचाई जाती है। क्या नहीं हो रहा है इस देश में? और हमारे अधिकारी सीबीआई में काम करते हैं, ईडी में काम करते हैं, ये हमारे भ्रष्ट अधिकारी ये सरकार का मुंह देखते हैं और वैसी कार्रवाई करते हो, कहते हैं रुक जाओ, रुक गए। अच्छा, लेकिन हो जाओ, हो गए। सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई बड़ी ऐसी देखने में आसान नहीं है, आसान नहीं है। इसमें आपको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। आप किराए के पैरों से सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज़ नहीं। हमारा तो, मैं तो बोल रहा हूँ आपको भाई, मेरे खिलाफ तो इतनी जांचें हुई, मेरे खिलाफ क्या नहीं, कितनी विभागीय जांच हुई, एक नहीं अनेक हुई हैं, किताब में आएगा। ईओडब्ल्यू की जांच मेरे खिलाफ हुई, लोकायुक्त की जांच मेरे खिलाफ हुई, और क्या है? कुछ बचा है? एक जेल बचा है, तो वो भी हो जाए, क्या दिक्कत है? अगर कुछ गलत हुआ है तो वो भी हो जाएगी, एक अच्छे रास्ते पे। चूंकि आपने बोला कि काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो मैं इसी भी आपको बोलना चाहूंगा, हमारे मध्य प्रदेश में भी महाघोटाले हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई ऐसा, उसका मैं निवेदन कर दूं आपसे। कमलनाथ जी ने अपने 18 के मैनिफेस्टो में 2 बड़ी बातें की थी। एक बात की थी 27% आरक्षण ओबीसी का, जिसका अभी मैं जिक्र कर रहे थे। दूसरी बात की थी जन आयोग बनाएंगे, और जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, व्यापम से, ई टेंडरिंग से, पोषण आहार से, पेंशन से, कितने वृक्षारोपण से, कितने माइनिंग के, कितने, एक थोड़ी। शिवराज सिंह चौहान के समय में कम से कम 20 इतने बड़े घोटाले हैं जो हजारों करोड़ के हैं। और व्यापम ने तो 1-2 पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर दिया। इतना बड़ा घोटाला है, आज तक कुछ हुआ? सारे छूट गए, क्योंकि सब मिले हुए हैं। सीबीआई जांच करे। सीबीआई क्या है? सीबीआई क्या है? सीबीआई प्रधानमंत्री का थाना है। ईओडब्ल्यू क्या है? सीएम का थाना है। ईओडब्ल्यू जीएडी विभाग में आता है। तो डीजी जो ईओडब्ल्यू है आईपीएस अधिकारी है, लेकिन काम कैसे वहाँ से पूछ के करते हैं। आपने देखा लोकायुक्त में क्या हो रहा है? आपने देखा, बात थोड़ी दाएं बाएं जा रही, लेकिन आ गई तो कह ही देता हूँ। एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, मधु बाबू समथिंग कुछ नाम था, उनका वीडियो भी आया था सामने। उसी वीडियो की बात कर रहा हूँ। आपस में जब दूसरे आईपीएस अधिकारी को वहाँ बैठना होगा तो ये आपस का वो था, रंजिश था। वो पुराना वीडियो था, वो वीडियो था जब वो आईजी उज्जैन होते थे। तो जब आपको ध्यान आता, आपने देखा भी होगा, एक टीआई आ रहा था, सलूट मार रहा था, साहब कक्ष में बैठा था, बड़ा साहब सलूट मारता था, टीआई लिफाफा निकालता था, वो किसी को इधर रखते थे, किसी को इधर, किसी को इधर, किसी को इधर, ऐसे रख रहे थे वीडियो में। ठीक, जांच हुई, लोकायुक्त से ही हुई। क्या हुआ? बरी कर दिया। अरे वीडियो में सामने दिख रहा है, फिर सिर्फ ले रहे हो, ये लोकायुक्त है आपके प्रदेश का। तो हुई थी ना डंपर कांड की जांच, हुई थी ना लोकायुक्त, इसी लोकायुक्त ने हटा दिया, इसी लोकायुक्त ने सिद्ध नहीं किया। हमारी जांच एजेंसियों से डंपर केस क्या था? प्रूव्ड था। अगर शिवराज सिंह चौहान का जो पहला घोटाला में शिवराज सिंह चौहान के सही वो होता, तो शिवराज सिंह चौहान 17 साल छोड़िए, ख़त्म कहानी हो गई थी उसी समय। लेकिन मिले हुए हैं सब, मुद्दे उठाते हैं, पैसा ले लेते हैं। एक्टिविस्ट भी ऐसे हो रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसे हो रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट ऐसे हो रहे हैं, पर्यावरणविद ऐसे हो रहे हैं इस प्रदेश में, देश में। मुद्दा उठाते हैं, सेटल कर लेते हैं, क्या करेंगे। अच्छा, आपने शिवराज सरकार की बात की, कमलनाथ सरकार की बात की, लेकिन मोहन सरकार छूट गई है। मोहन सरकार को लेके आप, वो आता हूँ उसमें। मैं पहले वो जवाब अधूरा रह गया। जन आयोग की बात हुई। हाँ, जन आयोग वाला, ठीक है। तो जन आयोग गठित किया क्या कमलनाथ जी ने? कमलनाथ जी, मेरा ऐसा मानना है, कमलनाथ जी, जब मेरा गांव दिल्ली में आता है, दिल्ली को मैंने बनते बिगड़ते देखा है। मैं आपके साथ शेयर कर दूं, मेरी आज 68 साल की उम्र है और 55 साल की मेरी राजनीतिक समझ है। अनुभव नहीं बोल रहा हूँ, समझ। जब मैं 9th क्लास में प्रमोट हुआ तो मेरे फादर, हमें 4 किलोमीटर दूर गांव था भवाना, दिल्ली का मेरा गांव है। वहाँ वाजपेयी जी आते थे जनसंघ से और चौधरी चरण सिंह आते थे क्रांति दल से, भारतीय क्रांति दल से। इनके भाषण सुनवाने के लिए लोग जब जाते थे, लोगों के उस समय नेताओं के भाषण सुनने लोग जाते थे।
हाँ मतलब मेरे को भी इतना अनुभव तो नहीं, लेकिन मैं भी देखता था जब मैं 8-9 क्लास में पढ़ता था, काफ़ी भीड़ होती थी, लोग दूर दूर से पैदल चल के आते, खुद आते थे, खुद अपने साधनों से जाते थे। आजकल तो आप जब तक 500 रुपये जेब में ना डालो, 2 टाइम का खाना ना दो, कोई आपके बैठेगा नहीं बस का। कुर्सियाँ खाली रह जाती कई बार। तो वो उस समय से हमने दिल्ली 35 लाख की दिल्ली देखी है। आज 35 लाख लोग दिल्ली में रोज आते जाते हैं, चले जाते हैं बाहर से। आज 2.5 करोड़ की दिल्ली हो गई। तो सवाल ये है, हमने जब उस कमलनाथ जी को देखा, जब 90-91 के आसपास ये हमारे मंत्री थे, केंद्र में पर्यावरण वन मंत्री। मैं एक बार, हमारे बैचमेट जो तमिलनाडु इधर उधर नॉर्थ ईस्ट में जो चले गए थे, वो वहाँ सूट नहीं करता वो कार्डर। तमिलनाडु में अगर नॉर्थ का आदमी चला जाएगा तो अनकम्फर्टेबल रहेगा ना। नॉर्थ ईस्ट में ट्रबुलेंट एरियाज हैं, लोग पीसफुल में आना चाहते हैं। तो मैं मिलने जाता था, CGO कॉम्प्लेक्स में हमारी मिनिस्ट्री होती थी। एक बार मैं मिलने गया तो कमलनाथ उस समय मिनिस्टर होते थे। तो बोले, बातचीत हुई तो मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ देख के आता हूँ, मंत्री जी जहाँ हैं वो मैं देख के आता हूँ। मैं गया तो क्या देखा मैंने, कमलनाथ जी के चैम्बर में जाने से पहले जो कॉरिडोर था, एक कॉरिडोर यूँ, फिर यूँ टर्न कर रहा था, फिर यूँ टर्न कर रहा था, फिर यूँ टर्न करके कमलनाथ जी का चैम्बर था। मैं वहाँ तक गया। पूरे कॉरिडोर में वो होगा कम से कम लगभग 20 फीट चौड़ा कॉरिडोर होगा। तो 6 फीट उधर, 6 फीट इधर, एक सिर इधर पैर इधर, उधर सिर इधर पैर इधर, आदिवासी लेटे हुए थे लगभग पूरे कॉरिडोर में। और बीच में जगह थी जहाँ लोग आना जाना कर रहे थे। मैं भी उसी से गया था। मैं किसी इनके PSVS से मिला, मेरे को ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ केयर फ्री। मैंने कहा, ये पूछा, मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को। मैंने कहा, ये क्या है कॉरिडोर में, क्या हो रहा है आज? उन्होंने कहा, आप कौन हैं? मैंने कहा, मैं ऐसे ऐसे हूँ। बोला, बैठिए। बोला, आज नहीं, रोज़ होता है। मैंने कहा, क्यों? बोला, ये छिंदवाड़ा से आते हैं, गरीब आदिवासी इलाज विलाज के लिए आते हैं, यहाँ साहब इनका इलाज करवाते हैं। जब मैंने बाद में इसके बारे में पूछा तो क्या सिस्टम बना रखा था, आने जाने का किराया, दिल्ली में इलाज और खाना, सब कमलनाथ। तो इस ऐसा करके ये 5 साल में कितना खर्च करते होंगे? 1-2 करोड़। कमाते कितना होंगे 5 साल की अवधि में? जो ये छिंदवाड़ा मॉडल कुछ लोगों ने निकाला है, जो 40 साल से जो वहाँ बने हुए हैं, 80 से लेके, कहाँ कमलनाथ, कौन कमलनाथ, कहाँ छिंदवाड़ा, क्या लेने देना? लेकिन वो संजय गांधी का एरा था। आपने उठा के एक आदमी को प्लांट कर दिया, पड़े थे साथ में, तब से आप जमे हुए हैं। आज कम से कम, छोटी बात बोल रहा हूँ, इनको खुद भी नहीं मालूम कितना पैसा, 50,000 करोड़ होना चाहिए कम से कम। वो कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उनसे क्या अपेक्षा थी? सबसे बेहतरीन सरकार देने की अपेक्षा थी, सबसे ईमानदार सरकार। जब इतना आपके पास पैसा है तो आपके पास क्या बच गया? इतना हमारे लोग कहते थे, मैं तो कभी छिंदवाड़ा गया नहीं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है कमलनाथ जी का, बहुत अच्छा मैनेजमेंट। हम भी ऐसा मानते थे, अच्छा मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट निकला? सरकार चलेगी पैर के नीचे से, मालूम ही नहीं पड़ा। ये मैनेजमेंट निकला। और वो जन आयोग इन्होंने आते ही बना दिया होता तो आधी बीजेपी जेल में होती, इंक्लूडिंग शिवराज सिंह चौहान। बोल रहा हूँ, कैमरे बोल रहा हूँ। लेकिन नहीं बनाया और भ्रष्टाचार में लग गए। आपको ध्यान होगा राम भाई, ध्यान है आपको, 300 करोड़ रुपए पकड़े गए थे मिगलानी के यहाँ, और IT रेट डली थी 300 करोड़। लोकसभा चुनाव के दौरान ही, उससे जस्ट पहले 300 करोड़ इनके सहायकों के यहाँ, परवीन कक्कड़ एक TI होता था, जानता हूँ मैं, सबको जानता हूँ। मेघलानी को बरसों से जानता हूँ, सबसे जानता हूँ जो केंद्र मंत्री। तो जब आपको 300 करोड़ में यहाँ पकड़ लिया, वेस्टलैंड घोटाला में आप पहले से पकड़े हुए हैं, 2-3 स्कैम आपके और चल रहे हैं, फिर आप किस मुंह से बीजेपी के नेताओं के खिलाफ काम करेंगे? ना किया। आखिर में बस औपचारिकता करते थोड़ा बहुत वो किया। और जब टेंडरिंग स्कैम में आपको ध्यान दिला दें, एक नरोत्तम मिश्रा हैं, मैं जिक्र से कुछ और कर रहा था, खैर। तो जो आप कह रहे हैं वो, अगर जन आयोग में ऐसा माना जन आयोग बनाते तो ये बीजेपी दोबारा पनपती नहीं। कमलनाथ 5 साल मुख्यमंत्री रहते और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वो सरकार चलती जो शोकेस बनती पूरे देश के लिए, और दूसरे प्रदेशों में भी सरकारें बनती। ये तो अपनी खो बैठे। किसके चलते? कुछ भी कहें, भ्रष्टाचार के चलते। और आपको और याद दिला दूं,
सिख राइट्स का केस अभी जिंदा है कमलनाथ के खिलाफ, मरा नहीं है। किसी भी समय अगर मोदी जी ठान लें FIR हो जाएगी। वो हमारे खुद के सांसद, जो गांव मेरा पड़ता, आउटर दिल्ली होता था पहले, सज्जन कुमार अभी सड़ रहे हैं जेल में, मेरी समाज के, जाट समाज के हैं, सड़ रहे हैं क्योंकि सरदारों के गले में टायर डाल डाल के जला दिए भाई। ऐसे ऐसा होता है कभी? हमने देखा वो नज़ारा। मैं सोनीपत में था उस समय, नौकरी करता था। मैं वापस वही चीज़ दोहराना चाहूँगा कि आपने शिवराज सरकार की बात की, कमलनाथ सरकार की बात की, मोहन सरकार शायद छूट गई। कैसा काम कर रही मोहन सरकार वर्तमान में प्रदेश में? मोहन सरकार अभी तक मैं समझता हूँ कि बस ठीक ठीक है, ना खराब है ना अच्छा है। मैं डॉक्टर मोहन यादव को के साथ मैंने कई टीवी डिबेट शेयर की हैं, मैं आपसे साथ साझा कर दूं। जब ये सेकंड टाइम MLA थे, ये बीजेपी का पक्ष रखने आते, मैं एज ए न्यूट्रल, कई बार पत्रकार बैठा लेते हैं एज ए अधिकारी को, मेरे को बहुत मीडिया में, मैं मीडिया फ्रेंडली रहा हूँ, तो मेरे को बुलाते थे मीडिया वाले। आपने भी बुलाया जैसे आपने बुलाया, तो कई डिबेट शेयर किए मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव से फिर मेरी टेलीफोन पे भी बातचीत होती थी। लेकिन हमें तो ना तो कोई पद चाहिए, ना कांग्रेस से एक पद मिला था मुझे रिटायरमेंट के बाद, आई रिफ्यूज्ड, राइटिंग में रिफ्यूज़ कर रखा है। हमें ना कोई पद चाहिए, ना पार्टी ज्वाइन की थी, 2 पार्टी ज्वाइन की, कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, पद के लिए नहीं। कुछ तो चुनाव लड़ना है, मैं स्पष्ट, चुनाव भी नहीं लड़ना। इस आज की भ्रष्ट राजनीति में मैं मिसफिट हूँ, और जब तक ये भ्रष्ट राजनीति रहेगी मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। आगे का कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। तो आपने ये कमेंट लेना चाहे मुझसे तो मैं बता देता हूँ। अभी हम इनको, मैं तो कभी गया नहीं, मिलने नहीं गया कभी। हाँ, मैं चिट्ठी में बेशक चिट्ठी लिख चुका हूँ, हो सकता पढ़ी हूँ, हो सकता ना पढ़ी हूँ, बड़े आदमी हैं, मुख्यमंत्री। हाँ, तो मेरा फ़ोन हमेशा मंत्री से तब भी उठा, मैं मिलने नहीं गया इनसे, क्योंकि मुझे ना कोई ट्रांसफ़र कराना ना कुछ और। ट्रांसफ़र के तरह बदनाम काम है कि मैं 15 महीने जब कमलनाथ की सरकार थी, एक भी मंत्री कह दे कि किसी काम के लिए आज़ाद सिंह डबास किसी के पास, जबकि मेरे ख्याल में 60% कैबिनेट को मैं अच्छे से जानता था व्यक्तिगत तौर पर, नहीं गया, ये काम नहीं मेरा। जबकि लोग ऐसे ही घूमते हैं, धंधे के लिए राजनीति कर रहे हैं भाई। एक सलाहकार बने थे उनके, कमलनाथ के, देखा भाई सलाहकार, मैं जानता था उनको। फिर अगली बार गया 10 दिन के बाद, मैंने कहा ये तख्ती कहाँ गई इनकी? तो कहानी सामने आई, क्या थी, किसी की फाइल आई थी बड़ी, तो एक 25-30 लाख की गाड़ी होती थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, 2-3 अच्छी गाड़ी, मेरी कम जानकारी है, बड़ी गाड़ियों के नाम लेना उस समय, फॉर्च्यूनर यस फॉर्च्यूनर सबसे ज़्यादा डिमांड। हाँ, तो फॉर्च्यूनर की मांग कर ली, दूसरों ने लीक कर दिया इस बात को, तो तख्ती हट गई उनकी, पद भी चला गया सलाहकार का। आज ज्ञान देते हैं, लेकिन क्या करोगे? उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, मैंने जितने लोगों को देखा, मैंने अभी आम आदमी पार्टी में देखा, अरे किस तरह के लोग हैं वहाँ। जब मैंने अंदर था, एज इनसाइडर होने के बाद आपको मालूम पड़ता क्या ऐसा स्टफ है। कांग्रेस और बीजेपी से भी घटिया लोग आम आदमी पार्टी। वर्तमान में तो बोला जा रहा है कि जो हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ईमानदार है, तो थोड़ा सा प्रशासनिक ढांचा मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपकी नज़रों में कुछ परिवर्तित हुआ। और क्या मुख्यमंत्री की प्रशासनिक पकड़ है आपकी नज़रों में, चूँकि आप प्रशासन में रहे हैं? देखिए, अनुराग जैन के आने से फ़र्क ये आया है कि जो इकबाल सिंह बैंस के समय जो भर्राशाही और भ्रष्टाचार चल रहा था, उस पर कुछ हद तक लगाम लगी है। लेकिन कुछ हद तक बोल रहा हूँ, मैंने अभी इनके खिलाफ नहीं कहे, इनके को लेके भी एक पत्र अभी 25 अगस्त को लिखा था, जब तक कोई हलचल नहीं थी, बिल्कुल कहते ना तूफान से पहले की शांति काल चल रहा था। तो मैंने ही पहला पत्थर डाला था कि भाई ये एक्सटेंशन नहीं हो रहा। मैंने ये लिखा था कि अनुराग जैन एक योग्य ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे किसी मुख्य सचिव को एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए, उससे वो पद का डायलूशन होता है। मैंने कारण लिखा, 3 पेज का चिट्ठी है, कॉपी दिया है अनुराग जैन को कि आप खुद लिखें, पहल करें कि मुझे एक्सटेंशन ना दिया जाए, एक अच्छी नज़ीर होगी। मुझे मालूम था ये होने नहीं जा रहा है, मैं तो अपने व्यू पॉइंट रख रहा था, मैं रखता ही रहता हूँ, जैसे मैंने अपने विभाग में रखा था। एक्सटेंशन में आपको नहीं लगता कई बार कि CS जैसे महत्वपूर्ण पद पे एक्सटेंशन मिलना चाहिए? मैं थोड़ा सा रोका मैंने आपको।
नहीं, वो तब मिल, आज की परिस्थिति में मैंने उसमें लिखा हुआ है जो जो लाइन थी, जैसे आपने देखा होगा 25 के बाद 26, 27, 28 को कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि एक फिर प्रोबेबल्स के नाम आए, जिनके नाम आ रहे थे, जो 4-5 नाम अखबारों में छप रहे थे या टीवी पर, उनसे अनुराग जैन कहीं बेहतर अधिकारी। मैं आज फिर बोल रहा हूँ, उस मायने में मैंने अपनी चिट्ठी में भी लिखा है, योग्य हैं, ईमानदार हैं। लेकिन मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूरी दुनिया लुट गई उनके नीचे। ईमानदार होना अपनी जगह, व्यक्तिगत तौर पे ईमानदार थे। मोदी जी भी मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे बेहद ईमानदार हैं, लेकिन क्या हो रहा है नीचे, कम से कम मेरे जैसा आदमी तो संतुष्ट नहीं है, जो अंदर की चीज़ जानता है। सेकंड मैंने आपसे पूछा था कि क्या मोहन यादव जी की प्रशासनिक पकड़ आते हैं, उस पर बात पे आ जाते हैं। सीएस का मैंने बोल दिया। अभी पिछले 3, साढ़े 3, 4 लगभग 4 महीने से एक सिया का विवाद चल रहा है। सिया है स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। इसके चेयरमैन हैं एक रिटायर्ड IAS अधिकारी, प्रमोशन से हैं लेकिन अच्छे अधिकारी हैं। उन्हीं के कारण से ये मामला सामने आया। इसमें ये आती है, अथॉरिटी आती है पर्यावरण विभाग के तहत, जिसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवीन मोहन कोठारी। आई थिंक 2002 वो 1-2 के बैच के अधिकारी। इसमें ये डिपार्टमेंटल अधिकारी हैं रिटायर्ड, जो चेयरमैन है सिया के, और एक उमा महेश्वरी आर जो शायद इप्को की ईडी थी, और वो मेंबर सेक्रेटरी सर्विंग IAS अधिकारी होता है। उमा महेश्वरी आर जो है वो मेंबर सेक्रेटरी थी। तो नियमानुसार जो है वो सिया की जो बैठकें होनी चाहिए, जो प्रपोजल्स आते हैं, वो प्रपोजल्स एक बैठक होती है समय समय पे उसकी, और उस बैठक में आकर वो सब डिस्कस होना है। उसके नीचे एक और बॉडी बनी सियाक, वो उसको पहले स्क्रीनिंग करती है, स्क्रीनिंग के बाद वो सिया में भेजती है, सिया की फिर बोर्ड की मीटिंग बैठती है, हर प्रकरण चर्चा होता है और प्रोस कॉन्स के हिसाब से अनुमतियां दी जाती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 250 हेक्टेयर तक की अनुमति सिया देती है, उसके ऊपर का हो तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देता है। 250 हेक्टेयर तक के मामले थे, खदानों के मामले थे, रोड्स के मामले थे, और बहुत सारे मामले थे। आपको को ताजुब होगा, जानकारी भी हो सकता है। नहीं, क्योंकि मैं माइनिंग बीट देखता रहूं तो। हाँ, तो फिर ये जो अभी हुआ पिछले, आई थिंक ये मसला उठा है 22 मई में उठा है, तो वो उमा महेश्वरी आर ने जो है चेयरमैन चिट्ठी लिखते रहे बार बार उनको, बैठक बुलाइए, बैठक बुलाइए, बैठक बुलाइए, जो भी रीजन्स हों, या तो वो जाने, अध्यक्ष जाने, या वो मेंबर सेक्रेटरी जाने। लेकिन ये अब ओपन सीक्रेट है कि ये बैठकें नहीं बुलाई गई। और फिर वो उमा महेश्वरी जो है छुट्टी चली गई। चार्ज आया एक श्रीमान शुक्ला है IAS अधिकारी, उनके पास आज चार्ज मिला। अगले दिन नवीन मोहन कोठारी तत्कालीन, अब हटा दिए गए हैं, तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट से 450 केस बगैर बैठक बुलाए सेंक्शन करा दिए, जिसमें 237 खदानों के मामले। उस ड्यूरेशन में जिसमें एक ही दिन में अगले ही दिन रेगुलर जो नियमित मेंबर सेक्रेटरी थी उनके अवकाश में एक ही दिन। क्या है ये? दिस शोज के पहले से ही कोई प्लानिंग था। लेकिन ट्रांसफर महेश्वरी जी कर दिया। नहीं, वो तो अब जांच में, अब अभी लीपापोती हो रही ना। आप अनुराग जैन के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। अभी अनुराग जैन साहब ने एक एफिडेविट दिया है। कहाँ दिया? कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। चौहान साहब हैं उसके सिया के चेयरमैन, वो सुप्रीम कोर्ट में ले गए इस मामले को। केंद्र सरकार, मैंने भी 4 चिट्ठी लिखी हैं। पर्यावरण सचिव को मैंने चिट्ठी लिखा है, CM को मैंने लिख चुका हूँ। 4थी या 5वीं चिट्ठी आ रही है, अभी और जा रही है। कल भी 1 तारीख को हियरिंग हुई, आज 3 हो गई, परसों हियरिंग हुई है। तो इन्होंने एफिडेविट दिया है। अब उसके पर्यावरण विभाग, उनसे नवीन मोहन कोठारी से लेके किसको दे दिया गया? बर्णवाल को, अशोक बर्णवाल वन विभाग के भी ACS हैं। आज से नहीं, PS थे तब थे। 3.5-4 साल होने को आ गए।
और आज इस ACS पर्यावरण भी उनके पास है। जब ये नाम चल रहे थे तो एक नाम इनका भी था। पर्यावरण विभाग में भेजने के बाद उनको बताया जा रहा था कि काफ़ी भरोसेमंद है CM के। अब जो भी है, अब भरोसेमंद तो आप समझ सकते हैं भरोसेमंद कौन लोग होते हैं। इकबाल सिंह बैंस ने तो 4 साल तक तो सचिव और प्रमुख सचिव के रूप में काम किया और 4 साल चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम किया। बर्णवाल ने भी काम किया है। बर्णवाल को भी मैं SDM थे नरसिंहगढ़ में तब से जानता हूँ, मैं राजगढ़ में DFO होता था। इकबाल सिंह बैंस को भी बुरहानपुर में SDO था तब से जानता हूँ। राधे श्याम चोलानिया जब मैं खरगोन में ट्रेनिंग में था, ये मंडलेश्वर मैं जानता हूँ इनके सब जानता हूँ इनको इनसाइड स्टोरी इनकी, इसलिए इतना लिखता पढ़ता हूँ। जब मैं सर्विस में था तो मैं राधे श्याम चोलानिया के खिलाफ लिखा था जब पन्ना के डैम फूटे थे। मैं नौकरी में था। लोग आज बात करते हैं डवाज साहब इसलिए बोलते हैं कि रिटायर हो गए। एक मैं जब मध्य प्रदेश आया, थोड़ा सा साइड हो रहा है लेकिन मौजूद है इस बात पे कहना, मैं जब मध्य प्रदेश आया तो मैं 3 शहरों के नाम जानता था। एक भोपाल, एक ग्वालियर, एक इंदौर, बस। और किसी एक भी व्यक्ति को नहीं जानता था। मेरे बड़े भाई ने बहुत कोशिश करके 2 रेफरेंस दिए मेरे लिए। वो 2 रेफरेंस थे, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी निकले पालम गांव, जहाँ एयरपोर्ट है, पालम गांव से MS सोलंकी साहब। वो 1985 में चीफ कंजर्वेटर होकर रिटायर हो गए, भोपाल में ही सेटल रहे और आज ईश्वरी कृपा से 99 वर्ष के हो गए। और दूसरा रेफरेंस था, एक मेरे 4-5 किलोमीटर दूर गांव था, वो वहाँ के IPS थे राम निवास, 82 बैच के। बाद में वो छत्तीसगढ़ चले गए, वहाँ DGP और जीरम घाटी वाला कुख्यात कांड उन्हीं के समय हुआ था। राम निवास ही DGP थे उस समय। मैं भाई साहब ही बोलता हूँ उनको, तब से शुरू से लेके आकर। तो वो भी यादव थे, लिखते नहीं थे। एनीवे ये तो मैं जो बात कर, तो मैं सोलंकी साहब से मिला पहले ही मौके पे। मैंने कहा सर ये बताइए कि एक फॉरेस्ट अफसर को क्या किया जाना चाहिए, क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं, एक फॉरेस्टर नीड्स 2 स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड लिटिल कॉमन सेंस। अंग्रेज टाइप के थे। मैंने कहा ठीक है सर। अगली मुलाकात हुई तो मैंने पूछा सर, जब तक मेरा थोड़ा सा अनुभव हो गया था, मैंने कहा सर जंगलों की ऐसी हालत हो गई है, आप इस पर कुछ लिखते पढ़ते क्यों नहीं? मेरे को डवास नहीं बोलते, आज़ाद। बोला पेंशन तो मुझे अभी भी मिलती है। मतलब इतना अपराइट अधिकारी, लेकिन वो भी अपनी पेंशन को लेकर चिंतित थे कि कोई ऐसी आवाज़ उठ जाए तो पेंशन वेंशन पर ना दिक्कत आ जाए। तो पेंशन हमारी तो बनी 2.5 साल बाद। सरकार आज चाहे आज रोक दे, रोक नहीं पाएगी लेकिन रोक सकती है, मुझे मालूम है, क्योंकि हमारी नौकरी इतनी पक्की है, मालिक की इतनी मेहरबानी हुई है कि वो राष्ट्रपति के नीचे उसी के प्लेजर पर नियुक्त हुए हैं और उसी के प्लेजर, वो अगर नौकरी जाती, जो जाते जाते कई बार ऐसे हालात भी आ गए थे, हालांकि जाने, क्योंकि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, जांचें हुई, लेकिन चूँकि भ्रष्टाचार नहीं किया अपनी जगह ठीक था, ये मेरे उनका दूसरे कारणों से मेरी इतनी जांचें हुई। तो कुछ अदरवाइज अगर होता तो वो अगेन प्लीज होते, जैसे अपॉइंटमेंट में था प्रेसिडेंट इज हियर बाई प्लीज टू अपॉइंट यू मेंबर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो प्रेसिडेंट इज हियर बाई प्लीज टू डिसमिस यू फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ऐसा ही आदेश होता है। तो इतनी पक्की है वो, इनकी बस की नहीं है, वो मैं देख चुका हूँ। 2 बार मेरे सस्पेंशन हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कि एक बार पटवाजी के समय हुआ, एक बार शिवराज के समय हुआ, दोनों कैंसिल हुए भारत सरकार से मेरिट पे, एब इनिशो वाइड, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का सस्पेंशन ऑर्डर लागू ही नहीं माना गया, रद्द हो गया। जिस दिन से जारी हुआ उसी दिन से भारत सरकार रद्द कर दिया ऑन मेरिट। मेरी जितनी भी जांचें हुई इंक्लूडिंग EOW, लोकायुक्त, सब मेरिट पे गई। कोई एक भी नेता, एक भी अधिकारी, ये नहीं कि पत्रकार भी, आपका फील्ड भी जोड़ रहा हूँ, 5 नए पैसे आज़ाद सिंह डवाज से किसी की कोई लेन देन हुआ पूरी सर्विस, और आज 8 साल 9वां साल चल रहा है। हमारे यहाँ अधिकारी, माफ़ कीजिएगा, छपवाने के भी पैसे देते हैं और रुकवाने के लिए भी देते हैं, ये अपने आप को बोलते हैं। ये मेरा रिकॉर्ड है। विजय शाह जब हमारे वन मंत्री थे तो मैं ये कह सकता हूँ कि 16 कंजर्वेटर होते थे उस समय, मैं अकेला रहा हूँगा जिससे ये लेन देन नहीं था। किताब में आएगा, विस्तार से आएगा।
तो किया। आप बात एक रह गया मोहन यादव जी की सरकार का, तो मैंने इनको बहुत सारे पत्र लिखे हैं। मैंने इनको ये भी लिखा है, मैंने इनको 2-3 बार तारीफ़ की है। क्यों की है? क्योंकि इन्होंने तारीफ़ के 2-3 काम किए। 2-3 टाइगर रिजर्व बना दिए। रातापानी आपने देखा होगा, आप पड़ोस के रहने वाले हैं। 16 साल से शिवराज जी रोके हुए थे और हमारे अधिकारी बैठे हुए थे। अभी वहाँ बनवा दिया, शिवपुरी में बनवा दिया। अभी रानी दुर्गावती के नाम से नौरादेही बनवा दिया, तो सिर्फ वाइल्ड लाइफ डिवीज़न होता था। तो लेकिन इनका अभी तक का जो दखल मैं देख रहा हूँ वो वन्य प्राणी पे है। मैंने इनको लिखा है कि आप जब, जैसे अभी हमारे, आपको ध्यान हो, हमारे क्या, मैं तो अब रिटायर्ड आदमी हूँ, निकल जाता है मुंह से, वन मंत्री लास्ट हुए रामनिवास रावत। जब मैं पिछड़ा वर्ग विभाग में कांग्रेस में प्रदेश संयोजक था, तो वो पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश प्रभारी थे। बहुत अच्छी मेरी उनसे मुलाकात थी। जब वो वन मंत्री बने तो मैंने उनसे कहा था फ़ोन करके कि आप थोड़ा देख लें, मैं आऊँगा आपसे, आप थोड़ा अपने तरीके से समझ लें, फिर मैं बताऊँगा कि आपको किन इश्यूज़ पर अगर आप उचित समझें तो आप उस पर काम करें। ये मैंने उमंग सिंगार को भी बोला था। उनको तो मैंने यहाँ तक बोल दिया था, क्योंकि उमंग सिंगार को जैसे मैंने बोला, मैं तब से विधायक भी नहीं थे। मैं जमुना देवी जी से, मुझे बुलाती थी मिलने के लिए, ट्राइबल इश्यूज़ पर बात करने के लिए, क्योंकि वो प्रभारी थी वहाँ की बड़वानी की, जहाँ मैं सीईओ था। उन्होंने मेरा काम देखा था, आदिवासियों के बीच में कैसे मैं रात दिन काम करता था। 6 बजे तो मैं फील्ड में होता था, रात के 12 बजे तक काम करता था। सारा बड़वानी जानता है। तो सवाल ये है कि जब ये बने, मुझे मालूम पड़ा कि मंत्री बनने वाले हैं, तो मैंने पता किया कहाँ रहते हैं, क्योंकि बीच में कभी कभार इनसे 1-2 साल में किसी बार त्यौहार पे हेलो सेलो होती थी। ज़्यादा संपर्क नहीं रहा बाद में मेरा। तो मैं गया, मालूम पड़ा वहाँ, ये जो आपका गर्ल्स कॉलेज है नूतन, इसके सामने फ्लैट था, ऊपर टॉप फ्लोर पर। मैं गया, हाय ये मिलने में, तो बताया कि मैं आया। बैठे जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो बोले कैसे आए? मैंने कहा सीधा मैं उस पर बिजनेस पे आया। बोला कैसे आए? मैंने कहा इसलिए आया, मुझे मालूम पड़ा कि आप मंत्री बनने वाले हैं। बोला हाँ। क्या कहना, कुछ कहना चाहते? मैंने कहा हाँ, इसलिए तो आया हूँ। बोला बताओ क्या कहना? मैंने कहा ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी बुआ जी की तरह ट्राइबल्स के लीडर बनना चाहते हैं, तो आप, अगर आपकी चले तो आप वन विभाग ले लेना, और फिर आपको कुछ और करना है, वो शब्द उपयोग नहीं करूँगा जो मैंने बोला था, वो अच्छा नहीं लगेगा यहाँ बोलना, तो फिर आप कोई भी ले लेना। अच्छा, उनने वन मंत्री रहते मामला बड़ा अच्छा उठाया था, हालांकि बाद में वो पेंडिंग पड़ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जो शिवराज सरकार में 650 करोड़ के पौधे लगे थे। मुझे नहीं पता ऑन रिकॉर्ड क्या कंडीशन है, वो बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया था। मैं थोड़ा सा उस बारे में भी पूछना चाह रहा था, क्योंकि चर्चा के बाद सामने आया। वो राम भाई, वो मुझे लगता है कि 6 लाख पौधे भी नहीं बचे होंगे। वो लगे थे पौधे 7 करोड़, और टोटल मामला था वो लगभग 1000 करोड़ का। उसमें जो हमारे तत्कालीन हॉफ जिसको बोलते हैं, जो भी बात हुई थी, वो थे एक डॉक्टर अन्वेष शुक्ला, जिनको कुछ आता जाता नहीं था। वरिष्ठता के कारण से बन गए थे। मैंने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखा था कि इनको, ऐसे लोगों को ना बनाया जाए, इनको कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है। 2 लोग थे रेस में, एक थे जितेंद्र अग्रवाल और एक ये थे। मैंने 4 पेज की चिट्ठी लिखा था सर्विस में रहते, जिसके ऊपर से मेरी एक डी हो गई, इनने करा दी। मैंने कहा था ये इनका कोई तकनीकी अनुभव नहीं है, और जो हॉफ है वो ऐसे पैरामीटर होने चाहिए। इसके ऊपर पहले मेरे शोकॉज जारी करा दिया इनने। मैंने तो विभाग के हित में ही लिखा था, जो आपको बताता रहा हूँ हालत क्या है जंगलों की। और फिर वो रिटायरमेंट से 10 दिन पहले खांडेकर होते थे, एसीएस दीपक खांडेकर, उनकी कहानी भी बहुत, शिवराज जी के पीएस भी रहे। पीएस रहे, लेकिन कोई वो कैसी आरएसएस कनेक्शन से आए थे, चल नहीं पाए वो, उनके तो हटा दिए गए। वो हटा दिए गए। तो वो उन्होंने मेरे से कहते, जब मैं मिलने जाता था, अच्छा चीज़ और बता दूं, मेरा 85 बैच IAFS में, मैंने किसी IAS अधिकारी को जो 85 या 85 के नीचे है, किसी को सर बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ACS को भी नहीं बोलता था, हाँ नमस्कार करता था, सर नहीं बोला मैंने कभी।
85 के भी के सिंह रहे, एक और दो तो ये हैं मेरे ख्याल, दो ही रहे। हाँ, सीनियर अगर एक ही भी साल सीनियर है, चाहे आईपीएस है या आईएएस है या आईएफएस है, यस वो सर है। लेकिन मेरा बैच का है इन तीनों सर्विस में, या उसके सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हमारे खौफ अब 6-6, 8-8 साल जूनियर को सर करते रहते हैं, तो क्या विभाग चलाएंगे? तो सवाल वही आ गया, जो एक बात जो रह गई आपने जो उसकी अगर जांच, उन्होंने क्या किया, डॉक्टर शुक्ला को क्या करना चाहिए था जब ये बात आई कि ऐसे हम पौधा रोपेंगे एक दिन में? क्या ये संभव है? बर्बादी तो होना ही है। आप हजारों साइट्स को और कैसे आप सब कर सकते हैं? वो सब बंदरबाट होने था, फेंक दिए पौधे, हो गए, लग गए। क्या लगने हैं, कैसे लगने हैं, कब लगने हैं? शायद मुझे थोड़ा सा याद है कि वो जो पेड़ पौधे लगाने की बात वहाँ से निकली थी जब मध्य प्रदेश में नर्मदा में अवैध उत्खनन का मुद्दा काफ़ी पीक पे था, और उसी समय उसी बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और बताया गया था कि हम नर्मदा सेवा यात्रा करेंगे और उसमें पेड़ पौधे लगाएंगे। शायद वो उसी के बाद जितनी बर्बादी, जितनी बेदर्दी से नर्मदा मैया को का सीना छलना किया गया है शिवराज सिंह चौहान के समय में, उतनी बर्बादी कभी नहीं हुई। वो अपने आप को नर्मदा मैया क्यों बोलते थे, और नर्मदा मैया में उतर के बहुत सारी कस्में खाई, जिसका जिक्र यहाँ करना ठीक नहीं, कभी फिर कर लेंगे, आप मौका देंगे तो। तो वैसा ही वृक्षारोपण हो गया। ये सब क्या कर रहे थे उस समय? हमारे एसीएस यही थे, खांडेकर। क्या सलाह दी इन्होंने? और चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे थे? जब सीएम ने ये प्रस्ताव रखा तो इनका क्या बनता था? हमारे हॉफ का, हमारे एसीएस फॉरेस्ट का और चीफ सेक्रेटरी का क्या सलाह बनता था? इसलिए मैंने एक्सटेंशन का कहा कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए चीफ सेक्रेटरी को, क्योंकि जब आप एक्सटेंशन पर चलते हैं तो फिर यही होता है। अगर वो सही सलाह देते तो 1000 करोड़ रुपए शासन के बस्ते वेस्ट गए ना। वो इसलिए जांच नहीं हुई, फिर ये इसी तरह के अधिकारियों का तो कॉकस है, तो जांच ना होनी थी, ना हुई, ना आज भी नहीं हुई। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वन अधिकार पत्र को लेके, लेकिन उससे पहले एक सडनली मुझे याद आया, जब हम लोग वनों की बात कर रहे हैं और उसमें नेचुरल, उसमें तालाब वगैरह भी आते हैं, तो मैं देख रहा हूँ राजधानी, सॉरी एक हम सॉरी नहीं, हम सॉरी, हम आपको भी वो सिया का एक पॉइंट छूट गया, बातचीत दूसरी दिशा में चली गई। सिया में जो अभी 1 तारीख को एक एफिडेविट फाइल किया है अनुराग जैन ने, अभी हम आरटीआई में मांगेंगे उसको। वो मालूम पड़ जाएगा अब अनुराग जैन कैसा काम करें। आप पूछ रहे थे, बार बार पूछा, वो मालूम पड़ जाएगा जो एफिडेविट दिया है किसको बचाए और किसको वो किए, क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस एफिडेविट से ही मालूम पड़ जाएगा भी हम आरटीआई लगाएंगे। आरटीआई से नहीं मिलेगा, कुछ दूसरे उससे नहीं मिलेगा, हम इंटरवीनर बनेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, हाई कोर्ट में अलग से लगाएंगे, हम अलग से भी लगाएंगे इसको। ऐसे नहीं जाने देंगे, ऐसे नहीं, ये ऐसा नहीं तुम खाओ और निकल जाओ ना, ये नहीं होगा। जितना बनेगा, जितना हमसे बनेगा। मैं ये क्लेम नहीं करता मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरी तो बहुत लिमिटेशन है। मैं तो चिट्ठी खुद बनाता हूँ, स्टेपल करता हूँ, चपड़ासी का भी काम करता हूँ, जब कोई नहीं होता चौकीदारा का भी काम करता हूँ, डाक भी खुद ही दे के आता हूँ, खड़ा होता हूँ काउंटर पे, सील लगवाता हूँ, फाइल में रखता हूँ। अभी आपके हम कुछ फाइलें लेके आया। कई बार हम लोगों को व्हाट्सएप करते रहते हैं, हम भी पढ़ते रहते हैं, उनको अच्छे मुद्दे रहते हैं। अगर मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ, किसी की श्रद्धा हो पढ़े, किसी की श्रद्धा हो ना पढ़े, किसी को ठीक लगे गलत लगे, जिसको जो सोचना हो। हम तो वो जंगल में आग लगी थी, एक चिड़िया चोंच पे जाती थी, पानी लाती थी और वो डालती थी। किसी ने कहा, अरे भाई तुम क्या बेवकूफ़ी कर रही हो, इससे क्या होने वाला है? बोले नहीं, मैं अपना सिर्फ फ़र्ज़ निभा रही हूँ। कि जब आग लगी थी तुम क्या कर रही थी? तो आग लगी हुई है, तो हम तो अपना छोटा सा रोल कर रहे हैं। अब उसमें जो निभ जाए ठीक है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, एक मेरा अनुभव है। मैं किसी से एक चीज़ और जोड़ दूँ, मेरा बहुत लोगों ने नुकसान किया है, व्यक्तिगत नहीं है मेरा किसी से, मेरा तो मुद्दों पे लड़ाई है। मुद्दे में चाहे कोई भी है। मैंने अभी लिखा विजय शाह के खिलाफ 4 चिट्ठियाँ लिखा, जब कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ वो फालतू की बात कर दी थी। मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा, जब जो बोरे में नोट मिले मैंने उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा।
जबकि विजय शाह से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मैं ऐसे ताल्लुकात नहीं पालता, अगर गलत हैं तो आप गलत हैं। उमंग सिंगार से तो बता तो रहा हूँ, विधायक नहीं थे तब से संबंध थे। कुछ ऐसी बातें भी जो मैं कहना नहीं चाहता। चलिए, हमारा जो प्रश्न चल रहा था वो ये चल रहा था कि मतलब कई जगह पर वनों को नष्ट किया जा रहा है, उन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल खुद में अगर देखें तो जो जिम्मेदार आईएएस अधिकारी है वो खुद वनों के पास में जाके अपने रेसिडेंस बना रहे हैं। आपने देखा होगा रातीबड़ इलाका, मैं जिक्र करना चाहूँगा, और उसके आसपास के क्षेत्र में कई बार हमने टाइगर को सड़कों पे भी देखा है। उसी के साइड में कई आईएएस अधिकारियों ने अपने बंगले तान दिए हैं। मैंने खूब देखा है, पूरे एरिया में देखा हुआ है। और हम ये भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि आपका बंगला कहाँ पे है? मैं तो बंगला नहीं बना पाया। मैं जवाहर चौक पे एक मल्टी बनी है कि एक बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, एक बिल्डिंग को तोड़ के किसी छोटे से डेवलपर ने एक मल्टी बना दी थी। 12 फ्लैट है, उसमें मेरा फ्लैट है टॉप फ्लोर पे। हवा पानी ज़रूर आता है, लेकिन अब आपने पूछ लिया तो कष्ट भी सुन लीजिए उसका, जिसको मैं कष्ट के रूप में नहीं देखता। 4th फ्लोर पर मेरा फ्लैट है, उसने लिफ्ट का प्रोविज़न करके लिफ्ट नहीं लगाई आज तक, और नीचे फ्लोर भी आज तक उसने नहीं बनाया, और बहुत सारी कमियां बिल्डिंग में हैं जिसकी हम लड़ाई कंज्यूमर फोरम में 12 साल से लड़ रहे हैं। लेकिन मैं जब 70-80 सीढ़ी दिन में 3-4 बार चढ़ता हूँ, 4 उतरता हूँ, तो मैंने उसको TMT टेस्ट मान लिया अपना। इसलिए आप फिट हैं 70 के करीब होने के बाद भी। तो नहीं तो आप जब सीढ़ी चढ़ोगे आप खून जलाओगे अपना, कुछ और तो कर नहीं सकते। केस लगाया हुआ है वहाँ से, अल्टीमेटली 10 साल तो हो गए राहत। अगर आप वो डिसीजन पर आ गया है तो कुछ राहत मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने से कुछ जुगाड़ करके लगाएंगे। अब उम्र बढ़ रही है धीरे धीरे, तो असर तो आता है, भले ही देरी से आएगा लेकिन आएगा। अच्छा, वही बात जो चल रही थी, मैं बोल रहा था रातीबड़ एरिया वो देखा है। वो देखिए क्या है, आपको बताते हैं एक छोटी सी बात। 2005 के बाद मास्टर प्लान नहीं बनाया, अगर मेरी जानकारी ठीक है तो, क्योंकि जब ये इसका रिवीजन शुरू होने लगा था, मैं झाबुआ में चीफ कंजर्वेटर था अनुसंधान विस्तार का। तो अच्छा, मेरा क्या लेना देना भोपाल की मास्टर प्लान से, लेकिन लेना देना था एज ए सिटीजन कि ये जो मैं तालाब के आसपास जो अतिक्रमण में देख रहा था, जो मकान इनके आईएएस अधिकारियों के नेताओं के जो मैं उस समय भी देख रहा था, रास्ते पहले एक्वायर कर लेते हैं, पहले ज़मीन खरीद लेते हैं, फिर रास्ते उधर से ही निकलते हैं। ये जो खेल हो रहा है, क्यों नहीं मास्टर प्लान 20 साल से भोपाल में बन पाया, 30 साल से आज भी नहीं बना है। बन गया क्या? मुझे नहीं लगता बनाया। नहीं बना। बीच में शायद कांग्रेस सरकार ने कोशिश की थी, जयवर्धन सिंह वगैरह ने, लेकिन वो फिर ठंडे रास्ते में चला गया था। वो इसलिए चला गया कि नेताओं के और वरिष्ठ जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह के भी वहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ पता ही आपको सारी चीज़ें। मुझे ये भी मालूम है कि जयवर्धन सिंह को कमलनाथ सरकार अकेली अभी तक की सरकार ऐसी है जिसमें जितने भी मंत्री थे सभी कैबिनेट मिनिस्टर थे। क्यों थे? क्योंकि जयवर्धन सिंह जैसे फर्स्ट टाइमर को मिनिस्टर बनाना था, क्या वो भी कैबिनेट का। तो उसका रास्ता क्या बना कि लोग दूसरे लोग आपत्ति ना करें, सबको कैबिनेट बना दो। ऐसा नहीं होता। ग्रेजुअली अब हमारे यहाँ जैसे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हॉप बनता है तो वो 10 सीढ़ी पार करके जाता है। DGP बनता है तो SP CSP से चालू होता है, डिप्टी SP से चालू होता है। यहाँ प्रोबेशनर चालू होता है, SDM बनता है, कलेक्टर, तब चीफ सेक्रेटरी बनता है। आपने सीधा पहले डिप्टी मिनिस्टर होते थे ट्रेनिंग के लिए, फिर स्टेट मिनिस्टर होने लगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और फिर होते थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और फिर होते थे कैबिनेट मिनिस्टर। तो कितने स्टेज के हो गए। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बने 1-2 बार, 4-5 लेयर हो गई। कमलनाथ की कैबिनेट कैसी थी? क्योंकि जयवर्धन सिंह जैसे न्यू कमर्स को मिनिस्टर बनाना था, फर्स्ट टाइमर को, और नगरीय प्रशासन जिसमें सबसे ज़्यादा बजट। बातें आप कुछ भी कर लीजिए, बातों का क्या है, मैं भी कर रहा हूँ, हो सकता है आपको लग रहा हो बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो क्षेत्र की बात करो, चिंता का विषय है वहाँ पे। कई बार आपने चिंता का गहन विषय है। उसी के साथ जो एक सड़कों पे आ जा रहे हैं उधर पे टाइगर, जो देखिए वो सड़कों पे इसलिए आ रहे हैं कि हम टाइगर के घर में घुस गए, लेकिन जिम्मेदारी तो घुस रहे हैं वहाँ पे। वही तो बताना चाह रहा हूँ, कहीं आईएएस ने बंगले नहीं, वो इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही कि
आईपीएस अधिकारी कहाँ बैठा है? ईओडब्ल्यू में। ईओडब्ल्यू का कंट्रोल कहाँ है? जीएडी में। जीएडी का एसीएस कौन है? आईएएस। जीएडी का मालिक ऊपर कौन है? सीएम। लोकायुक्त कौन अपॉइंट करता है? लोकायुक्त समझ लिए, लोकायुक्त लोग कंफ्यूज करते हैं। जो मध्य प्रदेश का लोकायुक्त होते हैं वो होते हैं जुडिशियल सर्विस से, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बनते हैं। आम बोलचाल में जो पुलिस वाले अधिकारी होते हैं वो होते हैं डीजी, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, उनको बोलचाल में लोकायुक्त बोल देते हैं। लेकिन जांच कौन कराता है फील्ड की? डीजी, एसपी। इनके लोकायुक्त के एसपी जो आजकल नॉन आईपीएस हैं, आईपीएस भी नहीं है वो, कितना महत्वपूर्ण जांच दे रखा है उनको। लोकायुक्त के जितने भी एसपी हैं, 9-10 जितने भी हैं, सब नॉन आईपीएस हैं। ईओडब्ल्यू के जितने भी एसपी हैं सब नॉन आईपीएस हैं। एडिशनल क्या बोलते हैं ये, एडिशनल कलेक्टर हो गए इधर, एडिशनल एसपी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी ईओडब्ल्यू में हैं, सभी में। एक भी आईपीएस नहीं है। एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी लोकायुक्त में है, एक भी नहीं है। और जांच यही लोग करते और कराते हैं। निर्णय कैसे होंगे? इनको कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? आप समझ सकते हैं? ये कौन लोग हैं? सब सरकारी हैं, सरकारी विभाग के लोग हैं। इसलिए तो जो अभी जिस आईजी की हम बात कर रहे थे, जो नोट छुपा रहा था, फ्री हो गए। चले आजकल वो मेरे ख्याल में 5-1 हज़ार करोड़ में अपना ऐश कर रहे होंगे तेलंगाना में, कहीं हैदराबाद में बैठे। क्या होता है, कहाँ होता है? और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई भाई, क्योंकि कुछ नहीं था ना कुछ। अब पूरी जांच के दौरान आपको बता दूं, कभी मुझे बुलाया ही नहीं गया, मैं कभी नहीं गया। मैंने जब वो मेरे पास आई एफआईआर की जानकारी तो मैंने एक अंदाजे से लगाया, क्योंकि एक शिकायत मेरे पास उन शिकायतकर्ताओं ने कई जगह भेजा था, तो एक मेरे पास विभाग से आ गई थी। मैंने एक अंदाजे से उसको लिखा एसपी लोकायुक्त को। मैंने कहा मुझे लगता है कि यही शिकायत आपको मिली होगी। सीधे एफआईआर दर्ज हुई, कोई जांच फांच नहीं, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं हुई। क्योंकि उस समय उप लोकायुक्त होते थे महेश्वरी, यूसी महेश्वरी, आप शेयर कर ही लेता हूँ। देखा आईएफएस की जांच है, माल होगा। सीधा एफआईआर, कोई जांच वांच नहीं, सीधा प्रकरण दर्ज हुआ। और मैंने जो कंप्लेंट मेरे पास इतनी मोटी बना रखी थी, डॉक्यूमेंट लगा के, हमारे अधीनस्थों ने की थी, जिनके खिलाफ मैंने हर एक को दंडित किया था, हर एक को दंडित किया था। उन चोरों ने मिलके मुझे चोर बनाने की कोशिश की। तो उस रिपोर्ट के आधार पर मैंने अज्यूम करते हुए एक पूरा बंडल बना के भेजा था तत्कालीन एसपी लोकायुक्त को। मैंने कहा हो सकता है यही शिकायत आपको मिली हो और ये मेरा कहना है। बस मैंने एक रिपोर्ट भेजी थी। कौन जांच बना, क्या हुआ, मेरे से किसी ने कभी कुछ नहीं पूछा, खत्म हो गया। ईओडब्ल्यू में भी ऐसा ही हुआ था, मेरे से कुछ नहीं, वो भी ऐसा ही हुआ। चलिए सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि वन अधिकार पत्रों को लेकर काफ़ी राजनीति गरमाई थी। कुछ दिन पहले आपने देखा विधानसभा में मुद्दा उठा था, विपक्ष ने मुद्दा उठाया, सैटेलाइट इमेजरी की बात करी, सत्ता पक्ष ने इसे मान लिया। तो आपकी नज़रों में वन अधिकार पत्रों को लेकर क्या कुछ स्थिति मध्य प्रदेश की, और ये वन अधिकार पत्र है क्या? वन अधिकार पत्र दरअसल ये माना गया था कि जो आदिवासी समुदाय वर्षों से जंगलों में निवासरत हैं, जो उनके नेचुरल इनहेबिटेंट हैं, उनके साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उसको करेक्ट करने का एक प्रयास था। ये इसकी भूमिका भी बता दूं इस एक्ट के बनने की, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी जो कम्युनिस्टों के भरोसे चल रही थी। बहुत सारे लोगों के भरोसे थी, कम्युनिस्ट भी उसमें स्टेक होल्डर थे बड़े। तो कम्युनिस्ट लोगों का ये इस तरह का सोच था, उन्होंने ये एक्ट बनवाया था, उनके कारण से ये बना था, और जो ऐतिहासिक अन्याय है उसको दूर करने की बात हुई थी।
उसमें ऐतिहासिक अन्याय क्या है, अगर वो रह रहे हैं और उनके पास ज़मीन का मालिकाना हक नहीं है, जिसके कारण से उनका विकास अवरुद्ध है, उनको लोन नहीं मिलता, शासकीय सेवाएं नहीं मिलती, तो उनको ज़मीन के राइट्स दिए जाएं, जिसको आम बोलचाल में पट्टा बोलते हैं और वन अधिकार पत्र बोलते हैं हिंदी में, और फॉरेस्ट राइट एक्ट उसको बोलते हैं। वन अधिकार पत्र एक पट्टा है, समझ लीजिए, वो दिया 4 हेक्टेयर तक का दे दीजिए। हाँ, जनरली हम देखते राजस्व की गणना होती खसरे वगैरह इनसे, तो उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था जो मतलब जिससे कह सके कि ज़मीन अपनी, जैसे इस कारण से आया था। ये वन अधिकार पत्र में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इसमें ये कहीं नहीं था, और ये आज भी नहीं है कि अतिक्रामकों को दिया जाए, ये नहीं था। ये तो पॉलिटिक्स है कि अतिक्रमणकारियों को दे रहे हैं। उसके बावजूद एक कट ऑफ डेट आई थी, ये एक्ट 2006 का है, 31/12/2005। उससे पहले जो उस पर काबिज है 13/12/2005 से पहले जो आदिवासी समुदाय के लोग काबिज हैं और उनको अगर वो पट्टा नहीं मिला है, अधिकार पत्र नहीं मिला, तो उनको देने की बात थी। और उसके लिए 4-6 बातें थी, उसको 3 स्तर की समितियां थी, विलेज लेवल पे एक कमेटी बनी थी, 3-4 विभाग के, इसमें ट्राइबल डिपार्टमेंट नोडल अधिकारी है, क्योंकि ये एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का नहीं है, ये एक्ट है ट्राइबल मिनिस्ट्री का, जनजातीय कार्य मंत्रालय का, भारत सरकार का। तो यहाँ भी नोडल मिनिस्ट्री फॉरेस्ट नहीं है, नोडल मिनिस्ट्री है ट्राइबल। अनफॉर्चुनेटली ट्राइबल यहाँ क्या कर रहा है, एक तो स्कूल शिक्षा कर रहा है, और थोड़ा बहुत जो क्षेत्रीय विकास योजना, एक डायरेक्टर बैठता है TADP, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्लानिंग का, उसके माध्यम से विकास के कुछ काम जाते हैं, इतना सा काम है। ज़्यादातर स्कूल शिक्षा है, जिसमें तकिया और गद्दे और बिस्तर खरीदने में, चारपाई खरीदने में कमीशनबाजी होती रहती है। विजय शाह जैसे आदिवासी नेता इसी में मस्त हैं, छात्रावास वगैरह भी चला रहे हैं, छात्रावास सब इसी में आते हैं। तो मेनली वो स्कूल शिक्षा, वो जो, और ख़ास तौर से ये उन एरियाज़ में है जो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। मतलब आपके यहाँ प्रदेश में 300 के आसपास ब्लॉक्स हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के, उनमें से 89 जो हैं वो ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक हैं, शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। ये 89 ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक उसमें आते हैं, 16 ज़िलों में आते हैं, कुछ पूरे के पूरे ज़िले इसमें आ जाते हैं शेड्यूल्ड एरियाज़ में, जैसे बड़वानी था, मंडला है, डिंडोरी है, ऐसे 4-5 ज़िले हैं। और मोस्टली आदिवासी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सीहोर जिले अगर देखा जाए, लेकिन वहाँ पे भी मतलब हर ब्लॉक में आपको काफ़ी तादाद में, लेकिन हाँ, एक भी ट्राइबल ब्लॉक नहीं है। हाँ, लेकिन ट्राइबल ब्लॉक नहीं है, लेकिन तादाद काफ़ी ऐसा। हाँ, तो वो थोड़ी विसंगतियाँ हैं, वो जो अभी भी जोड़े घटाए जा सकते हैं, इस पर भी काम होना चाहिए। शेड्यूल बदले जा सकते हैं, एरियाज बदले जा सकते हैं, हटाए भी जा सकते हैं, जोड़े भी जा सकते हैं, पर इस पर काम नहीं कर रहे हैं। जिस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की मैं बात कर रहा था, पेसा एक्ट का बता तो रहा था, नियम अभी आए हैं, 22-23 में आए हैं। अभी मैं मिला था प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनिंग से इसी माइनिंग के किसी मुद्दों को लेके, उन्होंने बताया कि मैं ग्रामीण विकास का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, मैंने बनाया ये नियम। उमाकांत उमराव अभी हैं, मैं मिला था अभी 4-5 दिन पहले किसी, हाँ, कुछ जानकारी के लिए, उन्होंने बताया हमने बनाया ये 96 का एक्ट है। ये कितने मुख्यमंत्री और मंत्री और ट्राइबल मंत्री ये क्या करते रहे, और उसका क्रियान्वयन नहीं है अभी, जो हम बात कर रहे थे। तो सवाल ये पैदा हो रहा, आपने जो और पूछा, तो उसमें क्या हो रहा है, इस ट्राइबल राइट्स एक्ट के वन अधिकार पत्रों को बांटने का नेताओं ने धंधा बना लिया, क्योंकि ट्राइबल का विकास तो किया नहीं, शिक्षा नहीं दी, स्वास्थ्य नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, कृषि जो उनके पास ज़मीनें थी या नहीं थी, जो भी था, अतिक्रमण था, जो भी था, तो कृषि का कोई विकास नहीं हुआ, सिंचाई नहीं पहुंची, खाद पानी नहीं पहुंचा, रोज़गार के साधन नहीं बने। जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं इस पुराने समाज में, बहुत सारी हैं। बहुपत्नी प्रथा है, आज भी बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। अब वो RSS लगा है मुस्लिमों के पीछे, ट्राइबल एरियाज़ में हो रहे हैं बच्चे पैदा। गरीबी से सीधा संबंध है बच्चों का, जो भी समाज गरीब है वहाँ बच्चे आज भी चाचा पैदा हो रहे हैं।
चाहे वो ट्राइबल्स हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हैं, चाहे वो लोअर ओबीसी हैं, चाहे वो लोअर मुस्लिम्स हैं। ऐसे भी मुस्लिम हैं जो अच्छे, जो शेख सैयद और मुग़ल पठान जो फॉरवर्ड मुस्लिम हैं, जो मुश्किल से 10% होंगे मध्य प्रदेश में, और देश में भी ऐसा ही मिलेगा। उनके पास एक एक दो दो बच्चे ही मिलेंगे। लेकिन जो पसमादा समाज है, जो गरीबी में, जो मदरसों में उलझ रहा है, धर्म परिवर्तन भी काफ़ी सारे, वो बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी बोला मोहन भागवत जी, अभी मोहन भागवत जी ने क्या बोला, अभी 3 दिन की दिल्ली में बोला 3 बच्चे पैदा करें। क्यों करें भाई 3 बच्चे पैदा? 2.1 का हमारा अभी आज हमारी अभी आबादी की रेट है, 2 फर्टिलिटी रेट बोलते हैं इसको, 2.1 है। तो 2.1 को आप 3 पे क्यों ले जाना चाह रहे हैं? आप 150 करोड़ हो गए हैं। मोदी जी क्या बोलते हैं? 140 करोड़, 140 बोलते हैं ना। अभी सेंसस आएगा 140 से 150 के बीच में ही आएगा, 2 साल लगेंगे। अभी हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं एक चीज़ में। किस में? सिर्फ आबादी में। वी आर नंबर 1 इन आबादी। और हमारे आरएसएस के प्रमुख क्या कह रहे हैं? नहीं, 3 बच्चे पैदा करो। एक तो 7-8 भी बोल देते थे पीछे, कोई 8 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं, 3 तो ये बोल रहे हैं। अभी बोला 4 दिन पहले। अरे कुछ सोचिए आप जापान को या चाइना को, जो 1 चाइल्ड नॉर्म की बात थी, वहाँ तब विसंगति आई है कि एजिड आबादी बढ़ गई है। वो 1 चाइल्ड नॉर्म पाए तब हुई ना। हम तो अभी नहीं है ना उस पर। हमारे यहाँ तो हमारे 2 का नारा ना, आज भी पहले 2-3 बच्चे अच्छे, ऐसा कुछ नारा होता था जब ये जनसंख्या नियंत्रण का प्रोग्राम चला, ऐसा ही होता था। अब वर्षों से हम 2 हमारे 2 चल रहा है। तो जो ठीक ठाक, जो थोड़े बहुत आगे आ गए, मिडिल क्लास भी है, वहाँ तक ऐसा ही पालन हो रहा 2 बच्चों तक, लेकिन नीचे तो नहीं हो रहा। आबादी किस किस्म की आबादी ज़्यादा बढ़ रही है? अशिक्षित, अर्धशिक्षित। आज भी 8वीं 10वीं के बच्चों को आप चले जाइए गांव देहात के किसी भी स्कूल में, मैं कहता हूँ भोपाल से आप 4 किलोमीटर दूर चले जाए किसी भी स्कूल में, बच्चों को पढ़ाने नहीं आएंगे। आप अल्फ़ाबेट नहीं, आप 8 अट्ठू। अभी मैंने एक आदिवासी बालिका से पूछा 4 दिन पहले, मैंने कहा बेटा 8 अट्ठे कितने हैं? बोला क्या अंकल? मैंने कहा 8 अट्ठे नहीं बता पाई। एक सेकंड चीज़ मैंने और देखी, मैं बीच में आपको टोकना चाहूँगा कि मैंने कई बार देखा आदिवासी, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे हैं बेचारे गरीब, वो कई बार काम के सिलसिले में बाहर भी आते जाते रहते एक जिले से दूसरे जिले। उनके बच्चों की शिक्षा को मैंने देखा कि मतलब उनको कई बार स्कूल नहीं मिल पाते बेचारे, कभी 6 महीने इधर 6 महीने, वो भी एक बड़ा गंभीर विषय है। मैंने इस पर काम किया है, वो पर लंबा हो जाएगा बात। मैंने 93 1 ग्राम थे मेरे पास बैतूल में, वहाँ से एक बच्ची को मैंने स्कूल में बैतूल में एक लेकिन आपने भी चूंकि देखा हो ना, पलायन करके जो आते गंभीर है। मैं झाबुआ में रहा, ट्रेनें भर के जाती थी मेघनगर से। मैं आप ही के वन विभाग का एक लाहौरपुर में इकोलॉजिकल पार्क है, मैंने वहाँ पे कुछ बच्चों से मिला था, आदिवासियों के बच्चे थे, वो आए थे ऐसे ही जनरली अपनी पाल माल लगा के थे। तो मैंने उन बच्चों से पूछा बेटा स्कूल वगैरह वालों कुछ नहीं, 6-7 महीने के लिए आए हैं पापा मम्मी वगैरह, तो मैं ऐसे ही नॉर्मल तरीके से पढ़ लेते हैं। तो मेरा मन दुखो इन बच्चों को मैं खुद जाके पढ़ाऊँ, लेकिन 3-4 बार वो वापस वहाँ से पलायन कर गए। अब सवाल ये है, जिन बच्चों की आप बात करें, ये उमंग सिंगार जैसे नेता को क्यों चिंता नहीं होती? विजय शाह जैसे नेता को क्यों चिंता नहीं होती इन बच्चों की? क्योंकि इनके बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। शिवराज का बच्चा तो अमेरिका में पढ़ रहा है। ये सब वो उसी वन अधिकार पत्र वाला जो हम लोग उसी से जुड़े हैं, जो चूंकि आपने बोला बात कर रहे थे हम उसकी, तो उसके में 3 किस्म की समितियां बनी हैं। एक विलेज लेवल पे बनी हैं, 3-4 विभाग के कर्मचारी रहते हैं विलेज लेवल के, वन विभाग का भी रहता है, पटवारी भी रहता है, ट्राइबल का भी रहता है, जो भी उस लेवल का कोई। फिर खंड स्तरीय बनी, सब डिवीज़न में रेवेन्यू से रहता है, हमारा SDO फॉरेस्ट उसका सचिव रहता है, जिला में DFO उसका सचिव है, कलेक्टर अध्यक्ष है उसका, वो सब ट्राइबल AC ट्राइबल उसमें रहता है। ये 3 स्तरीय कहीं कार्रवाई नहीं हो रही। पंचनामे बनते हैं गांव में जाके, वो उसकी कह देता है यू रब माई बैक आई रब योर्स। गांव में कोई किसी से बुरा बनता है क्या? नहीं। वो कहता हाँ ये श्यामलाल है, बोला हाँ साहब 40 साल से ज़मीन है इसके पास। वो श्यामलाल रामलाल क्यों? हाँ साहब इस तो 60 साल से काबिज है, तोड़ी कल है, ऐसे पट्टे बट रहे हैं। शिवराज ने बंटवाए 1300 बट्टे, तो अभी बंटवा दिए 2020 में बंटवा दिए लाडकुई रेंज में। ट्रैक्टर ट्रॉली भर वो अलग नाटक था।
वो अलग नाटक था जब कमलनाथ की सरकार चल रही थी। हाँ, शिवराज जी प्रोटेक्टेड। हाँ, अरे यहाँ बैठे थे, कमलनाथ जी से मिले भी। हाँ, अभी फिर नाटक किया, शिवराज जी ने भी किया नाटक। ये जो देवास में मामला हुआ जिसमें CODFO को हटाया गया, CODFO को लेना देना ही नहीं था, मामला खिवनी सेंचुरी का था। खिवनी से मैं CODFO ही रहा हूँ, बोला ना 3 साल वहीं रहा हूँ, चप्पे चप्पे को जानता हूँ, रात दिन दौरे किए हैं मैंने। तो वो थोड़ा सा हिस्सा 20-25 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा वहाँ ट्रांसफ़र हो चुका है देवास में, वो सेंचुरी देवास में आती है। उन्होंने नियमानुसार कार्रवाई करके टास्क फोर्स के तहत वो कार्रवाई की गई थी और हटाए गए थे, नियमानुसार हुई है। वहाँ का मसला बना दिया था अभी शिवराज जी ने। तो इनको तो मौके चाहिए, इनको कुछ देखना, इनको सिर्फ वोट दिखता है। और अभी इनका मन भरा नहीं है। 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी दिल यही बसता है। 2 केंद्रीय मंत्री, 2 पद हैं केंद्रीय मंत्री, कितना बड़ा विभाग है, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग केंद्र का, लेकिन नहीं, क्या करोगे। तो वन अधिकार पत्र पर थोड़ा 2 बातें और बता दूं। मैं 15 साल से इस मसले पर लिख रहा था, जबकि मैं तो अनुसंधान में रहा, सामाजिक मानकीय मेरा सीधा रोल नहीं था। पर मैं झाबुआ के दिनों से क्यों लिखा मैंने, पहली बार मैंने देखा धार में 10,000 वन अधिकार पत्र बट गए। मालूम पड़ा कि ना विलेज स्तर पर कोई कार्रवाई हुई, ना खंड स्तर पर हुई, ना जिला स्तर पर हुई। कलेक्टर ने DFO को बिठाया और AC ट्राइबल बैठा, सील सिक्के लगे और 10,000 पट्टे बांट दिए। उसका नतीजा क्या हुआ, बात कर रहा हूँ 2010 की। उसका नतीजा क्या हुआ, कमिश्नर वहाँ से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता था तो कलेक्टर से पूछते थे, इंदौर कमिश्नर BP सिंह थे, किसने कितने अधिकार पत्र बटे। तो लोग अपनी अपनी संख्या बताते थे। 8 जिले आते हैं इंदौर संभाग। तो बोले आपके यहाँ इतने कम बट रहे हैं, जबकि धार में तो 10,000 बट गए। उसका नतीजा आएगा धार के प्रेशर में दूसरे जिलों में भी पट्टे बटे, बांटने पड़े, जंगल बर्बाद हुए। मैं लिख लिख के थक गया। मेरा पूरा 7 पेज की चिट्ठी लिखा है मैंने डॉक्टर मोहन यादव को, और कॉपी दिया विजय शाह को एज ट्राइबल मिनिस्टर, कॉपी दिया उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि चिल्ला रहे थे हाउस में, मुद्दा उठा रहे थे। अब ये सैटेलाइट कॉपी दिया मैंने हेमंत खंडेलवाल को भी, जो आज अध्यक्ष हैं, जिनकी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं, इनको भी जानता हूं मैं। ये मेरे समय ही अध्यक्ष पहला उपचुनाव जीते थे। लेकिन अब चूंकि सरकार ने, विपक्ष ने विधानसभा में मांग रखी थी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने, कि सैटेलाइट इमेजनरी की बात की थी, और सत्ता पक्ष ने उसे माना भी था। ये पहली बार इतना अच्छा काम हुआ है, अभी हुआ नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि हाउस में कमिटमेंट है। पहले ट्राइबल मिनिस्टर ने कमिटमेंट किया और फिर चीफ मिनिस्टर ने खुद कमिटमेंट किया कि अब हम जो भी अधिकार, 4 तारीख है वो, मुझे डेट भी याद है क्योंकि चिट्ठी लिखी ना कई सारी, 4/8/25 का हाउस का दिन है, वो डिबेट है। तो उसमें ये मान लिया ट्राइबल मिनिस्टर ने, जो नोडल मिनिस्टर है या मिनिस्ट्री है जिसकी, और चीफ मिनिस्टर ने खुद, कि हम अब जितने भी वितरण करेंगे। तो मैंने वही तो लिखा है, पूरी कहानी लिखी है मैंने, क्या क्या किया, कितनी बार चिट्ठी लिखी, किसी ने नहीं सुना। सब ACS, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, किस किस को नहीं लिखा। अपने विभाग को तो छोड़ दीजिए। 15 साल से मैंने ये लड़ाई लड़ी कि सैटेलाइट इमेजरी से आप बांटिए, तो वो हो गया। मैंने उनका धन्यवाद भी किया है, और मैंने ये अनुरोध किया है कि अब इसका गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कराइए। हाउस में हो गई बात, लेकिन जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी नहीं होगा कि आगे वन अधिकार पत्र जो भी बांटे जाएंगे वो 13/12/2005 की स्थिति में सैटेलाइट इमेजरी से मिलान होगा। अगर वो उसमें काबिज है तो मिल जाएंगे, काबिज नहीं है तो नहीं मिलेंगे, बात खत्म। लेकिन आज तक मैंने चिट्ठी लिखे भी हो गया, 4/8 को, आज हम 3 तारीख हो गई, आज एक महीना तो हो गया। आज तक तो जीओ निकला नहीं। मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी कॉपी दी है, मैंने ACS फॉरेस्ट को भी दी है, अब मैंने CM को तो एड्रेस किया है। तो आपका मतलब ये कि सैटेलाइट इमेजरीज के बाद में काफ़ी, सैटेलाइट इमेजरीज के बाद में कोई गलत पट्टा बट ही नहीं सकता, बट ही नहीं सकता। मैंने तो ये भी कहा है कि जितने बट गए उनकी भी सैटेलाइट इमेजरीज से आप जा सकते। सैटेलाइट इमेजरीज तो है ना, सब हैं, उनके वापस लो। क्योंकि मैंने ये कितनी बार लिखा कि वन अधिकार पत्र या पट्टा ये पेनेसिया नहीं है। पेनेसिया मतलब हर बीमारी का हल नहीं है। ये एक छोटा सा वो है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ मेरे पास भी 2 एकड़ 4 एकड़ 4 हेक्टेयर ज़मीन है। लेकिन उस ज़मीन को जब सरकार
उसको विकसित करने के साधन नहीं देगी, पानी नहीं देगी, बीज नहीं देगी, खाद नहीं देगी, तो पैदा क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है। पट्टा देने के साथ साथ ये पैकेज जाना चाहिए उस गरीब आदिवासी को। आबादी नियंत्रण होना चाहिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, स्कूल्स बनने चाहिए, उसको पोषण आहार तो हम खा रहे हैं, यहाँ सब खा रहे हैं, मिनिस्टर से लेके ACS वेसीएस सब, मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, सब पैसा खा रहे हैं इसमें पोषण आहार में। कभी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, कभी यहाँ पकेगा, कभी यहाँ डलेगा, कभी वहाँ होगा, क्या है ये? पोषण आहार के वितरण में भारी भर्रासाई, बोल रहा हूँ, हो रही। कुपोषित बच्चे हैं, आज भी 50% बच्चे कुपोषित हैं। आंगनबाड़ियों में तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को बनाने के लिए रिश्वत ली जा रही है लाखों में। कहाँ बात कर रहे हैं आप? ऊपर तो छोड़ दीजिए, मैंने देखा है ये भ्रष्टाचार होते हुए। मैं CO जिला पंचायत, मैंने सब चीज़ मैंने मॉनिटर किया है। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद सिंह डबाज साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। अगले बार फिर किसी हस्ती के साथ हाजिर होंगे।